Hello, students. Welcome back to Bhavya Education. I am your educator Neeti, and here we are discussing Class 8 Science NCRT. And we have already done with your first chapter, which is crop production and management. Now we are starting with your second chapter, which is microorganisms friend and foe. Microorganism friend and foe. तो ये चैप्टर में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, हाउ दे आर हेल्पफुल और द बेनिफिशियल फॉर अस एंड हाउ दे आर हार्मफुल फॉर अस। कैसे वो हमारे फ्रेंड हो सकते हैं या फिर वो कैसे हमारे वो हो सकते हैं, यानी कि दुश्मन हो सकते हैं। तो हम देखते हैं ये चैप्टर में अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो लेट स्टार्ट। वी सी सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल अराउंड अस। मतलब हम हमारे आसपास देखेंगे कि सेवरल काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल को हम देख सकते हैं, जिसको हम हमारी नेकेड आई से इजीली देख सकते हैं। मतलब उनको देखने के लिए हमको कोई भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप या फिर कोई मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज नहीं करना पड़ता है, उसको हम इजीली देख पाते हैं। However, there are other living organisms around us. बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसको हम हमारी नेकेड आई से इजीली देख नहीं पाते। मतलब उनको अगर हमको देखना है तो हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे या फिर कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करेंगे। वो इतने ज़्यादा टाइनी, इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि उनको देखने के लिए हम कुछ माइक्रोस्कोप्स का यूज करते हैं। तो दैट ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द माइक्रोब्स और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो इतने टाइनी, इतने स्मॉल होते हैं कि उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। So that tiny organisms, small organisms are known as the microorganisms or the microbes. विच कैन नॉट सी विद द आईज अलोन। मतलब उसको हम अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। दिस ऑर्गेनिजम्स, दिस आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द माइक्रोब्स। उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोब्स बोलेंगे। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द माइक्रोब्स। ये क्या है, कुछ पिक्चर्स है माइक्रोब्स के। इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इसमें मेनली हम देखेंगे कि बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, आल्गी आता है एंड प्रोटोजोआ आते हैं। तो उसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नॉर्मली डे टू डे लाइफ में एक आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल देखा होगा, जैसे कि यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन में क्या होता है, आप ब्रेड का पीस लेते हो, ब्रेड खाते हो। नॉर्मली आप जो अगर ब्रेड खाते हो उसको आपने ऐसे ही कहीं पे खुला छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उस पर मोइस्ट लगेगा। क्या लगेगा, मोइस्ट लगेगा। और वो जो ब्रेड ऑफ पीस ऑफ ब्रेड है उस पर क्या होगा, एक टाइप का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ आप देख सकते हो। एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आप ग्रोथ देखोगे, उस पे क्या होगा, ग्रेइश पेचेस दिखने लगेंगे। क्या दिखने लगेंगे, ग्रेइश पेचेस। एंड दैट ग्रेइश पेचेस इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज द फंगस, विच इज नोन एज द फंगस। तो आप क्या देखोगे, here you can see that picture. The moist bread gets spoiled and its surface get the cover with the grayish white patches. आप देख रहे हो कि ये क्या है, ब्रेड है। ये क्या हो गया, अब खराब हो गया, क्या हो गया, स्पॉइल्ड हो गया। और उसके ऊपर आप देखोगे क्या है, ग्रे पेचेस लगे हुए हैं। क्या है, ग्रे पेचेस। दैट ग्रे पेचेस इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसको हम क्या बोलेंगे, फंगस। क्या बोलेंगे, फंजाई। ठीक है। अब आप क्या करोगे, मैग्नीफाइंग, उसको आप डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते, डायरेक्टली आप नहीं देख सकते, तो आप क्या करोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करोगे। क्या करोगे आप, ये मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करोगे तो आप क्या देखोगे कि ये क्या है, वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो किया है। एंड वी सी द टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आप क्या देखोगे, टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। एंड द टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर इज अ वन टाइप ऑफ फंगस। ये क्या है, एक टाइप का क्या है, फंगस है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। आप वाटर ले लो या फिर सॉइल ले लो, आप क्या करोगे, उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे उसमें क्या है, ऑर्गेनिजम्स है। हम ये नहीं बोलेंगे कि सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे आर माइक्रोब्स। हम ये नहीं बोलेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वाटर के अंदर या फिर सॉइल के अंदर वो सारे के सारे को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या माइक्रोब्स की कैटेगरी में रखेंगे, नहीं। लेकिन आप अब देखोगे, जब आप वाटर लोगे या फिर सॉइल लोगे, उसको आप क्या करोगे, अंडर द माइक्रोस्कोप उसका एग्जामिनेशन करोगे। ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप आप वाटर को रखो या फिर सॉइल को रखोगे तो आप देखोगे कि आपको वहां पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रोब्स की ग्रोथ दिखेगी। क्या होगा कि आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ दिखेगी, जिसको आप इजीली माइक्रोस्कोप के अंडर क्या कर सकते हो, एग्जामिनेशन कर सकते हो। जहाँ पे आपको कुछ बैक्टीरियाज दिखेंगे, कुछ और प्रोटोजोआस दिखेंगे, लाइक अमीबा हो गया, पेरामिशियम हो गया, जिसको आप नॉर्मली नहीं देख पाओगे। लेकिन आप जब माइक्रोस्कोप का यूज करोगे और उसको एग्जामिनेशन करोगे तो आप इजीली उसको देख पाओगे। ठीक है। उसके बाद क्या है,
These microorganisms or the microbes are so small in the size that they cannot be seen with the unaided eye. जैसा मैंने अभी बोला वही कि हम उसको इतने टाइनी, इतने स्मॉल होते हैं कि उनको हम अनएडेड आई यानी कि डायरेक्टली हमारी आंखों से विदाउट यूज ऑफ एनी माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास हम उसको नहीं देख सकते। तो इसलिए क्या होता है कि इतने टाइनी, इतने स्मॉल होते हैं। Some of these, such as the fungus that grows on the bread, can be seen with the magnifying glass. कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। जो ये फंगस ग्रो किया था ब्रेड के ऊपर, उसको आप क्या करोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो। बट अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं बट किससे देखोगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे। किससे देखोगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, सम पिक्चर्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, दैट इज वाई दिस आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द माइक्रोब्स। वही बात है अगेन एंड अगेन। अब हम देखें मेजरली इसको हम किस कैटेगरी में, किस और मतलब किस ग्रुप्स में इसको क्लासिफाइड करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू दी 4 मेजर ग्रुप्स। इसको हम क्या करेंगे, 4 मेजर ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं या फिर क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, 4 मेजर ग्रुप के अंदर हम क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। दीज ग्रुप्स आर, क्या है, बैक्टीरिया। सबसे पहला क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को आप अलग अलग ग्रुप में डिवाइड या फिर क्लासिफाइड करते हो। लेकिन अगर आप उसके शेप के हिसाब से बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करोगे तो मेजरली आप देखोगे कि हम बैक्टीरिया को 4 शेप में डिवाइड करते हैं या फिर क्लासिफाइड करते हैं। ये क्या है, स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है। क्या है, स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है। ये कौन सा है, रोड शेप का बैक्टीरिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस टू हम देखते हैं और कौन सा होता है, एक होता है स्फेरिकल शेप का होता है। कौन सा होता है, स्फेरिकल शेप का। और एक फोर्थ एक और होता है विच इज दी कोमा शेप। कौन सा है, कोमा शेप। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम बैक्टीरिया को अलग अलग शेप में क्लासिफाइड करते हैं। उसके बाद देखो आल्गी। आल्गी में क्या है, आप एग्जांपल्स को इसमें याद रखना है कि आल्गी कौन सा है, क्लेमिडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। अब आल्गी में आप देखोगे कि कैसा होता है, एक होता है यूनिसेल्युलर। ये क्या है, यूनिसेल्युलर, मतलब इसमें क्या है, एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, विच इज द एग्जांपल ऑफ दैट इज द क्लेमिडोमोनास। कौन सा है, ये क्लेमिडोमोनास, जिसमें क्या है, एक सिंगल सेल प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद आप देखो स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में क्या है, डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट है। तो ये कैसा है, मल्टी सेल्युलर, मतलब आल्गी को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। ठीक है, उसके बाद है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कॉमनली हम देखते हैं कौन से एग्जांपल्स, अमीबा एंड पेरामीशियम। कौन से, अमीबा एंड पेरामीशियम। एंड द लास्ट वन इज दी फंजाई। फंजाई में आपने एक एग्जांपल देखा था, ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रही थी फंगस, दैट इज दी ब्रेड मोल्ड। क्या है, ब्रेड मोल्ड। उसके अलावा आप कौन से एग्जांपल देख सकते हो फंगस के अंदर, फंगस के अंदर आप देखोगे पेनिसिलियम एंड एस्पार्जिलस। पेनिसिलियस एंड एस्पार्जिलस। तो आपने क्या मेजरली देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेजर 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। दैट ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, आल्गी एंड प्रोटोजुआ। कौन से, बैक्टीरिया, फंजाई, आल्गी एंड प्रोटोजुआ। ये 4 ग्रुप में हम मेजरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं या फिर क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। ये क्या बोल रहा है कि वायरसेस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब उसको हम हमारी नेकेड आई से डायरेक्टली नहीं देख सकते। मतलब अगर आपको वायरसेस को भी देखना है तो आपको क्या करना होगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। बट हम वायरस इसको, ये जो 4 हमने क्लासिफाइड किए मेजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप, बैक्टीरिया, फंजाई, आल्गी एंड प्रोटोजुआ, उसके साथ क्यों नहीं रखा हमने, क्यों वायरस को अलग से किया, अलग से सेपरेट ग्रुप में रखा या फिर सेपरेटली उसको हमने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक है। क्योंकि वायरस जो होते हैं उसको हमने माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप से अलग रखा है। क्योंकि जो हमारे दूसरे थे बैक्टीरिया, फंजाई, आल्गी एंड प्रोटोजुआ, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कैसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये क्या करते हैं, एक तो अपना खुद उनके पास अपना खुद का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। प्लस उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद से डिवाइड कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, खुद से डिवाइड कर पाते हैं। बट आप वायरसेस को देखोगे तो वायरसेस को हम इन 4 ग्रुप से अलग क्यों रखते हैं, बिकॉज वायरसेस आर इन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे कि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में आता है।
मतलब इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, किसी होस्ट सेल के अंदर ग्रो करता है। वायरस क्या करते हैं, वायरस के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, तो वायरस क्या करता है, किसी होस्ट के अंदर जाता है, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, उसके जेनेटिक मटेरियल को, उसकी जेनेटिक मशीनरी को यूज करता है। उसको यूज करने के बाद वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है और अपने नंबर को बनाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि बैक्टीरिया और वो जो हमारे 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप थे, वो क्या करते थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज उनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, वो खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, लेकिन वायरस में हमने क्या देखा, वायरस में ये देखा कि वायरस जो होते हैं वो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं और अपने नंबर को बढ़ाते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन करते हैं। लेकिन तो इसलिए क्या हुआ, वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखते हैं। वाई लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, क्योंकि जब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है और अपना नंबर बनाता है, तब वो क्या करता है, इट एक्ट एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब वो बाहर होता है, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जब नेचुरली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, तब वो एक्ट करता है एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो तब ऐसे एक्ट करता है एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वायरस को इसलिए हमने क्या बोला, इस 4 कैटेगरी से अलग रखा, बट इट इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, जिसको हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, दिस इज द पिक्चर ऑफ वायरस, ये क्या है, दिस इज द पिक्चर ऑफ वायरस। Here you can see the virus is reproduced only inside the cells of host organism। जैसे मैंने बोला कि host organism के अंदर वायरस क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, वहां पे रिप्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है, जैसे कि ये क्या है, दिस इज दी पिक्चर ऑफ वायरस, ये क्या है, वायरस का सेल है। ये क्या है, होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, होस्ट ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, वायरस है, ये क्या है, होस्ट का सेल। अब वायरस क्या कर रहा है, ये होस्ट के सेल के अंदर एंट्री लेता है, क्या करता है, होस्ट के सेल के अंदर एंट्री लेता है, रेप्लिकेशन करता है, मतलब अपना नंबर बढ़ाता है, और क्या करता है, होस्ट के सेल से बाहर निकल के न्यू नंबर, न्यू वायरस इसको क्या करता है, जनरेट करता है, क्या करता है, जनरेट करता है। तो ये क्या है, होस्ट का सेल, दिस इज द वायरस। वायरस यहाँ पे क्या कर रहा है, होस्ट के सेल के अंदर रेप्लिकेशन कर रहा है, आफ्टर क्या करता है, वो न्यू वायरसेस को जनरेट करता है या फिर प्रोड्यूस करता है। द होस्ट ऑर्गेनिजम्स में बी द बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। तो होस्ट क्या होगा वायरस के लिए, वायरस किसके अंदर जाएगा, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके अपने नंबर को बढ़ाता है। तो होस्ट कैन बी बैक्टीरिया, होस्ट कैन बी प्लांट एंड होस्ट कैन बी एनिमल्स। एनिमल्स में हम भी आ गए, ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर भी वायरस क्या करता है, अफेक्ट करता है और अपना नंबर बढ़ाता है। ओके, Here you can see in this picture, ये क्या कर रहा है, वायरस, वायरस क्या कर रहा है, बैक्टीरिया के सेल को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि ये क्या है, प्लांट का सेल है, क्या है, प्लांट का सेल। वायरस क्या कर रहा है, प्लांट के सेल को अफेक्ट कर रहा है। हियर इन दिस पिक्चर वायरस इज अफेक्टिंग टू दी प्लांट का सेल। ठीक है, उसके बाद इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ एनिमल सेल, ये क्या है, एनिमल सेल का पिक्चर है। वायरस क्या कर रहा है, एनिमल के सेल को अफेक्ट कर रहा है, वायरस क्या कर रहा है, एनिमल के सेल को अफेक्ट कर रहा है। अब आप देखो कि वायरस से हम लोग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर वायरस हमको कैसे अफेक्ट करता है। तो कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा मतलब कि फ्लू एंड द मोस्ट कफ आर कोज्ड बाय द वायरसेस। वायरस अगर ह्यूमन सेल को अफेक्ट करता है, एनिमल सेल को अफेक्ट करता है, तो क्या कोज करता है, कोल्ड जो कॉमन कोल्ड होता है उसको कोज करता है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो होता है वो कोज करते हैं, एंड द कफ को वो कोज करता है। हमें क्या प्रॉब्लम होती है, कोल्ड होता है, कफ होता है, ये सारे क्या होता है, वायरस से अफेक्टेड होते हैं। ये क्या है, कुछ सिम्टम्स है, जैसे स्नीजिंग हुआ, फिर क्या होता है, हमें फीवर आता है, फिर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई हुआ, स्नीजिंग हुआ, फिर हम फीवर होता है। ये क्या है, कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो हमें किससे हो रहे हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस से हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस से। उसके अलावा वायरस क्या करता है, कुछ सीरियस डिजीज कोज करता है, कुछ सीरियस डिजीज कोज करता है, जैसे कि सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कोज्ड बाय दी वायरसेस। वायरसेस क्या करता है, कुछ कॉमन डिजीज, सीरियस डिजीज जैसे कि चिकन पॉक्स और क्या करता है, पोलियो को कोज करता है। अब आप ये पिक्चर में देखोगे कि क्या है, दिस चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय दी वायरसेस, और उसमें क्या हो रहा है, इसको चिकन पॉक्स हुआ है, क्या हुआ है, चिकन पॉक्स। उसके बाद डिजीज लाइक डिसेंटरी एंड दी मलेरिया आर कोज्ड बाय दी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या हो रहा है, डिसेंटरी हो रहा है, एंड क्या हो रहा है, मलेरिया। तो आपको ये याद रखना होगा कि वायरसेस क्या करते हैं, कौन से डिजीज को कोज करते हैं, एज वेल एज हमारे प्रोटोजोआ क्या कोज करता है। तो वायरस हमने देखा, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये क्या करता है, वायरस करता है। उसके अलावा कुछ सीरियस डिजीज लाइक चिकन पॉक्स को कोज करता है, और क्या करता है,
चिकन पॉक्स को करता है, एंड क्या कर रहा है वायरस, दूसरा हमारा पोलियो कोज कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि प्रोटोजोआ क्या कर रहा है, डिसेंटरी एंड मलेरिया कोज करता है। उसके बाद द डिजीज लाइक टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस आर कोज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करता है, टाइफॉइड कोज करता है, एंड ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी कोज करता है। तो वायरसेस से कौन से डिजीज हो रहे हैं, प्रोटोजोआ से कौन से डिजीज हो रहे हैं, एंड बैक्टीरिया किस तरह से अफेक्ट कर रहा है या कौन से डिजीज को कोज कर रहा है। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने देखा कि व्हाट आर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा, लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, algae हो गया, एंड प्रोटोजोआ हो गया। उसके बाद हमने देखा कि वायरसेस में जो हमारे बैक्टीरिया है या फिर हमारा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा कि बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ या फिर या हमारा जो ये था वायरस, ये हमें कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, कैसे अफेक्ट करता है। उसके बाद हमने देखा कि वायरस को हम कैसे ये 4 ग्रुप से अलग रखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं एक्चुअल में। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप देखोगे मेनली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्यूलर। तो यूनिसेल्युलर का मतलब क्या हुआ, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस मल्टी जो ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा या फिर मेनी सेल्स प्रेजेंट होंगे, इट इज नोन एज दी मल्टी सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब सिंगल सेल के एग्जाम्पल में आप देखोगे कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया है, सम algae एंड प्रोटोजोआ। वाई सम algae, क्योंकि कुछ algae होती है दैट आर यूनिसेल्युलर एंड कुछ algae होगी दैट आर मल्टीसेल्युलर। उसके बाद दिस इज द पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज द पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद आप देखोगे ये क्या है, दिस इज द पिक्चर ऑफ algae एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रोटोजोआ विच इज पेरामीशियम। क्या है ये, पेरामीशियम। ओके अब क्या है, मल्टी सेल्यूलर में हम एग्जांपल्स देखें तो क्या है, आल्गी हो गया एंड क्या हो गया, फंजाई। आल्गी एंड फंजाई। आल्गी कैसा है, हमने देखा आल्गी को हम दोनों कैटेगरी में रख रहे थे, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्यूलर। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ आल्गी विच इज द मल्टी सेल्यूलर। एंड क्या है, फंजाई। फंजाई में आप देखोगे ये क्या है, मशरूम का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है, ये मशरूम का एग्जाम्पल है विच इज द फंगी। ओके, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए दे डोंट रिक्वायर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट और पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो कहीं भी कैसे भी इन्वायरमेंट में कैसे भी क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि दे कैन सर्वाइव अंडर द ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, कुछ भी कैसी भी इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम, ये क्या है, आइस कोल्ड का क्लाइमेट है, लेकिन मतलब बहुत ठंडा क्लाइमेट है, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद देखोगे कि हॉट स्प्रिंग का टेम्परेचर है, मतलब काफी गर्म टेम्परेचर है, वहां पे भी क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। उसके बाद आप देखो डेजर्ट वाली कंडीशन है, क्या है, डेजर्ट वाली कंडीशन, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद आप देखो ये क्या है, मेर्शीलैंड्स। क्या है ये, मेर्शीलैंड्स, यहाँ पे भी क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इजीली। उसके बाद आप देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, या यस प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि हम बोलते हैं हमारी बैक्टीरिया, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कुछ गट्स जो गट ऑर्गेनिज्म, गट के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ होते हैं अच्छे, कुछ होते हैं खराब, कुछ होते हैं अच्छे, कुछ होते हैं बुरे। तो क्या है, हमारे गट के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये ऑन द बॉडी, मतलब बॉडी के ऊपर भी रहते हैं। जैसे कि आप देखो अभी मेरा हाथ है या फिर कुछ भी बॉडी का सरफेस लोगे, वहां पे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होगा। ये बात है कि अभी मैं इसको इजीली देख नहीं पाऊंगी, बट when I examine that microorganism under the microscope, I can see the different type of microorganisms under the microorganisms present on my hand। देख सकती हूँ मैं कि बहुत सारे microorganisms मेरी हाथ के ऊपर या फिर कोई भी बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद आप देखो इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कुछ बॉडी के ऊपर के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, कुछ इनसाइड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि बाहर के साइड फ्रीली इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे देखेंगे,
अब होता है, अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लिव करते हैं अलोन, मतलब कि अकेले रहते हैं, क्या करते हैं, अलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रुप बना के रहते हैं, क्या करते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, मतलब कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं। तो अमीबा क्या होता है, अमीबा कैन लिव अलोन, अमीबा कैसा है, जो लिव अलोन रहता है। उसके बाद आप देखो ये क्या है, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये क्या है, फंजाई एंड बैक्टीरिया, वो क्या करता है, कॉलोनी बना के रहता है, क्या करता है, ग्रुप बना के रहता है। हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ फंजाई, जो क्या कर रहा है, कॉलोनी बना के रहता है, और दिस इज द पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जो क्या कर रहा है, एक अपनी कॉलोनी, अपना एक क्या बनाता है, ग्रुप बना के रहता है। ठीक है, तो क्या देखा अभी हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, कैसे भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि बॉडी के सरफेस पे होंगे, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी के अंदर होंगे, कुछ होंगे जो फ्रीली इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो ग्रुप बना के रहते हैं, कुछ रहते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। ओके, उसके बाद हम देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम, तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे साथ रिलेशन कैसा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो कुछ होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो हम देखेंगे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है और वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं, कैसे हम उसको हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, क्योंकि ये जैसे हमने बोला कि वो बेनिफिशियल भी होंगे, वो हार्मफुल भी होंगे। तो हार्मफुल भी देखे या फिर बेनिफिशियल भी देखे, वो एक इंपॉर्टेंट रोल, एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी इंपॉर्टेंट रोल हमारी जो लाइफ है उसमें क्या करते हैं, प्ले करते हैं। तो आप देखो, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, कुछ होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलेंगे दे आर कॉल्ड दी फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। whereas some others are harmful and causes disease, क्या करते हैं, कुछ होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जो हमें डिजीज कोज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्मफुल या फिर पो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम सबसे पहले ये दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग विथ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है और हाउ दे आर हेल्पफुल फॉर अस, या हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर दी वेरियस पर्पस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी लाइफ में हम वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये मिल्क है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि हम मिल्क से मतलब हम मिल्क के उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज करेंगे। सो दे आर यूज्ड इन दी प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ये क्या है, बोल रहे हैं कि अब हम डिफरेंट डिफरेंट कुछ वो देखेंगे यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कर्ड बनाने में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। एज यू नो दैट कि कर्ड जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच इज नोन एज द लैक्टोबैसिलस, उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। वो क्या करता है, जब हम दूध से दही बनाते हैं, क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं, जब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दही दूध के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, थोड़े से दही को हम दूध के अंदर ऐड करते हैं, तो वो जो दही प्रेजेंट होता है दूध के अंदर, उसमें क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं विच इज नोन एज दी लैक्टोबैसिलस, जो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं दूध को दही में, वो हेल्प करते हैं दूध को दही में कन्वर्ट होने में। तो इस तरह से हमने क्या किया, वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज दी लैक्टोबैसिलस को हमने यूज किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। उसके बाद देखो, उसके बाद हम देखते हैं कि कर्ड बनाने में तो हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रेड बनाने में या फिर केक बनाने में, मतलब हम देखते हैं कि बेकरीज में भी हम क्या करते हैं, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम उसका यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल सिंस एजिस, हम बहुत लॉन्ग टाइम से देखते आए हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अल्कोहल बनाने में भी यूज करते हैं। ये भी हम आगे देखेंगे कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। उसके बाद दे आर ऑल्सो यूज इन द क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी यूज करते हैं। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में आपने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूज से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम कैसे मैन्योर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं मैन्योर, और उसके बाद हम उसको कैसे सॉइल में ऐड करते हैं, और सॉइल में ऐड होने के बाद वो क्या करता है, सॉइल में अपना न्यूट्रिएंट ऐड करता है, सॉइल में क्या करता है, न्यूट्रिएंट ऐड करता है, और वो न्यूट्रिएंट क्या करता है, प्लांट यूज करते हैं, वो न्यूट्रिएंट को प्लांट यूज करते हैं और उससे क्या होता है, बेटर
यील्ड होता है, क्रॉप का बेटर प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? क्रॉप का बेटर प्रोडक्शन होता है, प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में ये बात देखी थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं, दे आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, वो फ्रेंड होते हैं फार्मर के। और वो क्या करते हैं, मटेरियल को क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेन डेड मटेरियल होता है, डीके पार्ट्स होते हैं, एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्लांट उसको यूज करते हैं, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ऐसे वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी यूज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स हो गया, रिमेन ऑफ द एनिमल एंड फीसिस एक्सेट्रा, वो क्या करते हैं, आर ब्रोकन डाउन बाय द बैक्टीरिया इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस। वही जो मैंने बोला कि क्या है कि वेजिटेबल पील हो गया, रिमेन ऑफ द एनिमल्स हो गया, फीसिस हो गया, इसको क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, ताकि क्या करता है, प्लांट उसको फिर से एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। उससे क्या मिलता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलता है, प्लांट को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ये किस मेथड से करता है, डिकम्पोज करता है। क्या करता है, ये सारी चीजों को ये डिकम्पोज करता है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि हम कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, हाउ दे आर फ्रेंडली फॉर अस, वो हमारे लिए कैसे फ्रेंडली है, किस तरह से हम उसको हमारे बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट हमने क्या देखा कि हम कर्ड बना रहे हैं, मिल्क से हम कर्ड बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा था? लैक्टोबैसिलस, जो एक टाइप का क्या है, बैक्टीरिया है। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके बाद आपने देखा कि हम बेकरीज में भी उसका यूज करते हैं, केक बनाने में या फिर हम पेस्ट्रीज बनाने में उसका यूज करते हैं। उसके बाद देखा कि हम अल्कोहल बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि दे आर ऑल्सो यूज इन द क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, मेन्योर को ऐड करने में, मेन्योर बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को यूज करते हैं, बैक्टीरिया को यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन। इन द एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय द फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। ये भी हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। उसमें हमने क्या देखा था, दिस इज द लेग्यूमिनस प्लांट। ये कौन सा प्लांट है, लेग्यूम का प्लांट है। तो लेग्यूम की प्लांट की जो रूट्स होती है, नोड्यूल्स होती है, क्या होती है, लेग्यूम प्लांट की जो नोड्यूल्स होती है, उसमें क्या होता है, एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। एक कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। ये क्या करता है, ये जो हमारे इन्वायरमेंट में जो फ्री नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, उसको प्लांट यूज नहीं कर पाते, डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर पाते। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो इन्वायरमेंट में फ्री जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको क्या करता है, सॉइल में फिक्स करने का काम करता है। क्या करता है, उसको सॉइल में फिक्स करने का काम करता है। तो ये बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर। तो आप देखोगे कि इस तरह भी हम इसको यूज करते हैं। इन द एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय द फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। ये हमने चैप्टर 1 में भी देखा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब इसको हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं फिर से। कर्ड कैन कंटेन दी सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको पहले बताया। वन ऑफ दिस द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जैसे वही था कि कर्ड दूध है, दूध में आपने दही डाला, बनने के लिए आप पहले दही थोड़ा सा डालते हो, फिर दही बनता है। तो दही के अंदर लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है, वो क्या करता है, कन्वर्जन करता है मिल्क का कर्ड में। ठीक है, लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है। इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द कर्ड। उसके बाद क्या है, बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। बहुत सारे फूड आइटम्स में भी हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखो, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड दी प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ईस्ट क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है, क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब ईस्ट करता है तो वो क्या करता है, CO2 का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। तो अब आप देखोगे, जब आप वो खाते हो ना छोले भटूरे और ये सब, तो उसमें क्या होता है, उसका जो डो है, ठीक है, उसका डो को आप वैसे मतलब रख देते हो थोड़े टाइम के बाद, तो उसका डो का क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मतलब वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो छोले भटूरे बनाने की जो प्रोसीजर है, उसमें आप क्या करते हो, ईस्ट का ऐड करते हो। ठीक है, ईस्ट को उसके अंदर डालते हो, या कभी कभी आप कर्ड भी डालते हो। तो ये जो आप डालते हो उसके अंदर ईस्ट, ये क्या करता है, वहां पे रिप्रोड्यूस करता है, सॉरी, ये क्या करता है, वहां पे रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन करता है कौन सा, एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ये तो क्या करता है, CO2 को रिलीज करता है। और ये CO2 को जब ये रिलीज करता है,
तो क्या होता है, बबल्स ऑफ द गैसेस फिल द डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। जो ये गैस रिलीज होता है ये क्या करता है, डो के अंदर क्या होता है, फील हो जाता है। ये क्या होता है ये जो गैस है डो में फील हो जाता है, और डो का जो वॉल्यूम है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए इसका साइज बढ़ जाता है। आप ये देखोगे, ये रखा इसको थोड़ी देर के लिए, इसमें ईस्ट डाला था तो क्या हुआ, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ईस्ट को यूज करते हैं, ईस्ट को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। So this is the basis of the uses of yeast in the baking of the baking industry for making। इसलिए हम क्या करते हैं, ये yeast को यूज करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में। क्या बनाने के लिए यूज करते हैं, हम ब्रेड्स बनाने के लिए यूज करते हैं, हम पेस्ट्रीज बनाने के लिए यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, केक बनाने के लिए यूज करते हैं ईस्ट को, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन करके CO2 को रिलीज करता है, और वो क्या करता है, चीज को फुला देता है। क्या करता है वो, कोई भी जो हमारा ये होता है, केक होता है, पेस्ट्री होता है, ब्रेड होता है, उसको क्या करता है, उसकी साइज को इंक्रीज करने का काम करता है, उसको सॉफ्ट बनाने का काम करता है ये। तो उसको हम क्या करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ये है, उसके डिफरेंट टाइप्स देखे हमने। उसके बाद हमने देखा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, और वो हमें कैसे हेल्पफुल होते हैं। उसमें हमने सबसे पहले देखे कि हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने देखा कर्ड बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, बेकिंग एंड इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, केक बनाने के लिए या पेस्ट्री बनाने के लिए ऐसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद नाउ वी विल डिस्कस द कमर्शियल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कमर्शियली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज़ करते हैं, एंड मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी हमने पहले क्या देखा था, डेली लाइफ में हम उसको कैसे यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कमर्शियली और मेडिसिनली उसको कैसे यूज करते हैं। तो कमर्शियल यूज हम सबसे पहले देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, यानी कि विनेगर। अल्कोहल हम क्या करते हैं, सिंस एजिस से हम देख रहे हैं कि अल्कोहल को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अल्कोहल के प्रोडक्शन में, विनेगर के प्रोडक्शन में, या फिर एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन, यही वही विनेगर, एंड वाइन के प्रोडक्शन में हम उसको यूज करते हैं। तो क्या होता है, फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन्स। जो ग्रेन होता है, लाइक हमारा मेज हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, या ये भी जो भी ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं ना, बैरले हो गया, बार्ली हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, एंड क्रस्ट फ्रूट जूस हो गया। अब तो समझो ये क्या बोल रहे हैं, फॉर द दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूस। क्या होता है कि ये जो फ्रूट्स है, हमारा ग्रेन है, इसमें क्या होता है, नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है। क्या होती है, नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है। तो अब क्या करते हैं, इसके साथ हम ईस्ट को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं, इसके साथ हम ईस्ट को मिक्स करते हैं। तो ईस्ट क्या करती है, ईस्ट क्या करती है, ये जो शुगर प्रेजेंट है, ये जो शुगर प्रेजेंट है, इसको क्या करती है, अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। क्या करती है, अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। द टिपिकल स्मेल ऑफ द अल्कोहल इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ द शुगर इनटू द अल्कोहल बाय द ईस्ट। मतलब हमने क्या किया, ग्रेन लिया, ग्रेन के साथ हमने ईस्ट को, जो भी है हमारा, या फिर हम फ्रूट जूस भी लेते हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं, ईस्ट को मिक्स करते हैं। ईस्ट को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो ये ईस्ट क्या करता है, जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है हमारे फ्रूट्स के अंदर, उसको क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल के अंदर। तो आप देखोगे अल्कोहल में एक अजीब सी स्मेल आती है ना। तो अजीब सी स्मेल क्यों आती है, बिकॉज इट इज द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल। ये क्या हो रहा है, शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन हो रहा है, उसकी वजह से ये क्या होती है, एक स्मेल आती है। और ये किससे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ये किससे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल इज नोन एज द फर्मेंटेशन। ये क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है, फर्मेंटेशन। तो क्या देखा आपने इसमें कि हम क्या कर रहे हैं, ईस्ट को ग्रो कर रहे हैं नेचुरल शुगर्स के साथ, वो जो हमारे ग्रेन्स में प्रेजेंट होती है, बार्ली हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, या फिर क्रस्ट फ्रूट जूस। वो क्या कर रही है, नेचुरल शुगर जो हमारे इस फ्रूट्स में इसमें प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। और वो जो स्मेल आता है अजीब सा, वो किसकी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल बाय द ईस्ट। और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। so you have to remember the definition of the fermentation. Definition of fermentation is the conversion of sugar into the alcohol with the help of yeast is known as the fermentation. This process of the conversion of sugar into the alcohol is known as the fermentation. ओके तो ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर डिस्कवर द फर्मेंटेशन इन 1857। 1857 में लुईस पाश्चर ने सबसे पहले फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। क्या किया था, डिस्कवर। अब देखो,
ये हमने क्या देखा, कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज में क्या देखा हम कि ईस्ट से हम अल्कोहल बना रहे हैं, ईस्ट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, जो हम शुगर को कन्वर्ट कर रहे हैं अल्कोहल के अंदर। हमने फर्मेंटेशन देखा, वो किसने डिस्कवर किया था, लुइस पाश्चर ने। कब किया था, 1857 में किया था। ओके, नाउ मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम देखेंगे कि हम मेडिसिनल यूज मतलब मेडिकल की फील्ड में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज करते हैं। तो वेन एवर यू फॉल इन इल, तो क्या होता है, जब भी आप बीमार होते हो, डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट। जब भी आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दवाई लेते हो ना जब भी आप बीमार होते हो, वो पर्टिकुलर कुछ डेज का कोर्स होता है, ठीक है, जिसको आपको लेना होता है। तो क्या होता है एक्चुअली एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स है क्या, तो दिस कैप्सूल ऑफ इंजेक्शन सच एज दी पेनिसिलिन। ये क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पेनिसिलिन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, कैप्सूल होता है। मतलब ये जो एंटीबायोटिक्स हम बना रहे हैं ना, एक्चुअली हम किससे बनाते हैं, विद दी हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किससे बनाते हैं, विद दी हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये कैप्सूल क्या है, ये कैप्सूल ऑफ इंजेक्शन सच एज दी पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन का भी कैप्सूल हो सकता है। तो पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन हमने देखा था, ये क्या है, एक फंगस है, ये क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब क्या है, दिस सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सोर्स क्या है इसका, मेडिसिन बनाने का या फिर ये एंटीबायोटिक बनाने का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganism। ये क्या करती है, मेडिसिन किल कर देती है या फिर ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। जो भी हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका ग्रोथ जो होता है उसको स्टॉप कर देती है या फिर क्या कर देते हैं, उसको किल कर देती है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड दी एंटीबायोटिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, कुछ भी जो हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है या फिर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। Okay. These days, our number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Bacteria and fungi से हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स को हम आज के जमाने में, आज के डेज में हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम द फंजाई एंड बैक्टीरिया आर स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, इरिथ्रोमाइसिन हो गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, उसके अलावा होता है केनामाइसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ द एंटीबायोटिक्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फंजाई और द बैक्टीरिया या फिर और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रो माइसिन, दीज आर द एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। आपको याद रखना होगा ये 3 एग्जाम्पल। उसके अलावा भी बहुत होते हैं, केनामाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। Okay, the antibiotics are manufactured by the growing of specific microorganism। एंटीबायोटिक को हम क्या करते हैं, बनाने के लिए क्या करते हैं, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। एंड आर यूज टू क्योर द वेराइटी ऑफ डिजीज। उसके बाद क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रो करवाते हैं और उसको यूज करते हैं क्योर करने के लिए या रोकने के लिए, वेराइटी ऑफ डिजीज के क्योर के लिए, ठीक है, वेराइटी ऑफ डिजीज। उसके बाद एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड द पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन द एनिमल। एनिमल के अंदर भी हम माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। उसके बाद दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द मेनी प्लांट डिजीज। कुछ प्लांट डिजीज भी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब एज अ पेस्टिसाइड्स भी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द मेनी प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं। तो क्या देखा हमने, मेडिसिनल यूज देखा। कमर्शियल देखा था, कमर्शियल में क्या देखा था, इससे हम क्या बना रहे थे, अल्कोहल बना रहे थे। अरे इसकी हेल्प से हम क्या बना रहे थे, शुगर से अल्कोहल बना रहे थे, जिसमें हमने फर्मेंटेशन का प्रोसेस देखा। मेडिसिनल यूज में हमने मेनली क्या देखा कि हम प्रोडक्शन ऑफ क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें हमने मेनली देखा बैक्टीरिया एंड फंजाई। उसमें 3 एग्जाम्पल हमने देखे, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन देखा। then it is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor। हाँ, क्योंकि हमने देखा कि इसका एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, 5 डे का, 4 डे का, जो भी है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसका जो कोर्स होता है वो डॉक्टर जैसा बोलते हैं उस हिसाब से आपको लेना होता है। ओके, also you must complete the course prescribed by the doctor। also antibiotics taken unnecessarily
मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर आप उसको अननेसेसरीली ले लोगे तो क्या होगा, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर उसको भी वो किल कर देगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो आप अननेसेसरी अगर एंटीबायोटिक्स को लोगे तो ये क्या करता है, मेनली बैक्टीरिया पे काम करता है, उसको किल करता है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करता है। तो अगर आप अननेसेसरीली लोगे तो क्या होगा, कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसको भी वो किल कर देगा। Antibiotics, however, are not effective against the cold and flu as these are caused by the viruses. वायरसेस से कोल्ड एंड फ्लू होता है या फिर कफ होता है, ये जो भी वायरस से होने वाली डिजीज है उसके लिए ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता। ये किसके लिए करता है, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के लिए। Alexander in 1929, Alexander Fleming was working on the culture of disease causing bacteria. तो अलेक्जेंडर क्या कर रहे थे 1929 में, एक डिजीज पे काम कर रहे थे, जो डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। तो उनने क्या देखा, सडनली ही फाउंड दी स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन दी वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। क्या देखा, ये कल्चर प्लेट पे वो काम कर रहे थे, डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। तो उनकी जो काम की जो प्लेट थी, मतलब जो उनकी प्लेट थी जिसपे वो ये सारा काम कर रहे थे, उस पे उनने देखा कि एक साइड क्या था, ग्रोथ ऑफ मोल्ड देखा। क्या देखा, ग्रीन मोल्ड का ग्रोथ देखा कल्चर प्लेट पे। तो क्या करा, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उनने क्या देखा कि जिस जगह पे ये क्या था, सारा प्लेट था, सारा प्लेट पे क्या देखा, क्या कर रहे थे वो, डिजीज कोजिंग जो बैक्टीरिया था उसका एग्जामिनेशन कर रहे थे। ठीक है, उस पे काम कर रहे थे। एक जगह पे क्या हुआ कि ग्रीन मोल्ड का उनने क्या देखा, ग्रीन मोल्ड का उनने देखा कि वहां पे ग्रीन मोल्ड ग्रो कर रहे हैं। तो जहां पे उनने ग्रीन मोल्ड की जो ग्रोथ देखी, वहां पे उनने क्या देखा कि बैक्टीरिया का प्रिवेंशन हो गया, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाई। तो क्या हुआ, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया, है ना। तो इसने क्या किया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट किया ग्रीन मोल्ड ने। एंड इन फैक्ट इट आल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। मतलब ये ग्रीन मोल्ड ने क्या किया, कुछ बैक्टीरिया को किल कर दिया, कुछ की ग्रोथ को प्रिवेंट किया, मतलब होने नहीं दिया। एंड फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। और इससे क्या हुआ, पेनिसिलिन बना। क्या बना, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन किसने बनाया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया 1929 में, जब वो इस बैक्टीरिया की प्लेट पे काम कर रहे थे, कुछ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे, उसकी कल्चर प्लेट पे। जब उनने देखा कि स्पोर ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड उस पर ग्रोथ करने लगा, और दिस ग्रीन मोल्ड ने क्या किया, कुछ बैक्टीरिया को किल किया, और कुछ बैक्टीरिया जो था उसका क्या किया, ग्रोथ को प्रिवेंट किया। क्या किया, ग्रोथ को प्रिवेंट किया। और उनने क्या बनाया, अल्टीमेटली पेनिसिलिन बनाया। क्या बनाया, पेनिसिलिन बनाया। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने क्या देखा कि हम कमर्शियली कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम मेडिसिनली कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या होती है एंड हाउ दे विल प्रिपेयर, वो कैसे बनेगी और कैसे बनती है, हाउ दे प्रिपेयर। ओके, तो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, जब कोई भी डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, एंट्री लेता है, तो एक्चुअली में हमारी बॉडी में क्या होता है, तो द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट दी इन्वेडर। हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, कुछ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, ताकि क्या करे, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इन दिस वे द बॉडी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। हमारी बॉडी क्या करती है, हमें बचाती है। द प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर इफ द माइक्रोब्स एंटर अगेन। अब क्या हुआ समझो, हमारी बॉडी क्या कर रही है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है। सबसे पहले कोई बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी को अफेक्ट किया, बैक्टीरिया हो या चाहे कोई भी और माइक्रोब्स हो, जिसने माइक्रोब हो जिसने हमारी बॉडी को अफेक्ट किया, हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट में पर्टिकुलर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के बाद हमारी बॉडी क्या करती है, उस चीज को याद रखती है। क्या करती है, याद रखती है, मतलब बनाती है उसके अगेंस्ट मेमोरी। उसके लिए क्या करती है, मेमोरी सेल्स बनाती है। तो क्या करते हैं कि ये चीज फिट हो जाती है बॉडी में, ताकि अगेन जब सेम काइंड ऑफ बैक्टीरिया या सेम काइंड ऑफ माइक्रोब हमारी बॉडी को फिर से अटैक करे, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी वो वाला एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, जिसने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने पहले हमारी बॉडी को अफेक्ट किया, अगर उसने फिर से हमारी बॉडी को अफेक्ट किया तो हमारी बॉडी में अब क्या होगा, एंटीबॉडी पहले से प्रिपेयर होगा, क्योंकि उसने क्या बनाया, मेमोरी सेल बनाया फॉर दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हमारी बॉडी ने क्या बनाया, एक एंटीबॉडी बनाया। अभी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब सेकेंड टाइम ये माइक्रोब हमारी बॉडी को
अटैक करेगा तो हमारी बॉडी में दैट एंटीबॉडी इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इफ द माइक्रोब्स एंटर अगेन द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब, बॉडी को पता है कि ये वाला पहले आया था, मैंने इसको मारा था, तो वो क्या करेगी, बॉडी याद रखेगी कि मैंने इसको कैसे मारा था, कौन से एंटीबॉडीज बनाए थे, तब वो क्या करेगी, उसको पता है, इसलिए वो क्या करेगी, अब इतना टाइम टेकिंग नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस किए हुए हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में बने हुए हैं। If the dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by the producing suitable antibodies। मतलब वही, अब हमने वैक्सीन इसी क्राइटेरिया से हमने क्या बनाया, वैक्सीन। वैक्सीन मतलब क्या हुआ कि हमने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेड पार्ट लिया या फिर क्या लिया, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया हमने और क्या किया, उसको किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर क्या करवाया, एंटर करवाया। तो हमारी बॉडी ने क्या किया, हमारी बॉडी ने उसको माइक्रोब्स या फिर जो भी समझ के क्या किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया। क्या किया, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया, इसलिए हमारी बॉडी में अब क्या हुआ, ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुके हैं। तब एक्चुअल में जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया तो हमारी बॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या है, एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो क्या बोल रहा है, इफ द डेड और द वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन दी हेल्दी बॉडी, डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब को हम हमारी बॉडी के अंदर, हेल्दी बॉडी के अंदर डालेंगे तो बॉडी फाइट्स एंड किल देम प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। सुटेबल एंटीबॉडी बना के हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको फाइट करेगी और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगी, किल करेगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन या फिर क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। मतलब वैक्सीन जो हम देते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। और वैक्सीन बनती कैसे, इसी क्राइटेरिया से बनती है कि हम क्या करते हैं, उसमें डेड पार्ट्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ डेड पार्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किल पार्ट्स को, किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटर करवाते हैं, हमारी बॉडी में क्या करवाते हैं, एंटर करवाते हैं। और हमारी बॉडी को हम बोलते हैं कि तुम इसके अगेंस्ट क्या बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ। क्या बनाओ, एंटीबॉडी। और जब एक्चुअल में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा तो हमारे पास उसके लिए पहले से क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस बना हुआ रेडी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सारा वही है, वैक्सीनेशन है। मतलब हमने डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया, उसको हमने ये कंटेनर में भर के एज अ वैक्सीन बनाया और अब ये वैक्सीन को हम क्या करेंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इसको हमारी बॉडी के अंदर ये कील माइक्रोब को या फिर जो हमारे डेड पार्ट्स ऑफ द माइक्रोब्स है उसको क्या करवाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाएंगे। तो बॉडी फाइट अगेन कीम प्रोड्यूस द सुटेबल एंटीबॉडीज, ये यही है, ये क्या है, वैक्सीनेशन हो रहा है। ये क्या है, इन दिस पिक्चर यू कैन सी द वैक्सीनेशन, ठीक है। अब ये क्या है, हमारी बॉडी ने क्या किया, ये एंटीबॉडीज बना दिए। क्या किया, हमने वैक्सीनेशन जैसे ही करा तो ये क्या हुआ, हमारी बॉडी ने क्या किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए। द एंटीबॉडीज रिमेन इन दी बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। हमारी बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडीज बना दिया और एंटीबॉडीज अब क्या हो गया, हमारी बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगा और क्या करेगा, हमारी बॉडी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। एंड दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क। ऐसे ही वैक्सीन क्या करती है, काम करती है। ये क्या है, वैक्सीन बनाने का क्राइटेरिया। Vaccination prevents the several diseases including the cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis। हम किसके किसके अगेंस्ट लेते हैं वैक्सीन्स, वैक्सीन्स हम लेते हैं कोलेरा के लिए, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, हेपेटाइट के लिए। वैसे तो हम रेबीज के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, देयर आर सम लॉट्स ऑफ डिजीज, उसके लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं। ठीक है, ये क्या है, सारे पिक्चर्स ऑल अबाउट दी वैक्सीनेशन। ये क्या है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट दी ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। वैक्सीनेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैक्सीनेशन क्या है, एक एसेंशियल प्रोसीजर है कि ये करवाना ही चाहिए। ताकि आप देखोगे कि पहले के जमाने में क्या होता था ना, जब वैक्सीनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था या फिर इंपॉर्टेंट ना बोलूँ तो इतना वैक्सीनेशन के लिए लोग मतलब वो नहीं थे कि वैक्सीनेशन करवाना है, उस टाइप से नहीं था। लेकिन अब हाँ अवेयर, लेकिन मैं बोलूँ अवेयर नहीं थे। लेकिन अब क्या हो गया है, वैक्सीनेशन के लिए इतना अवेयरनेस आ गई है लोगों में। तब क्या हो गया है, आप देखोगे कि बहुत डिजीज जो होते हैं चाइल्ड में, जो डिजीज होते हैं चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या फिर पोलियो, ये सारे जो डिजीज का होने का जो रेंज है वो काफी कम हो गया है। पहले क्या था, चिकन पॉक्स, फिर ये स्मॉल पॉक्स, पोलियो,
पोलियो ये काफ़ी होते थे, ताकि क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर इस वैक्सीनेशन की अवेयरनेस क्या थी, कम थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन जगह जगह हर बार 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 हो रहा है, और वैक्सीनेशन को क्या करते हैं हम, प्रमोट करते हैं। क्या करते हैं, वैक्सीनेशन को हम प्रमोट करते हैं, और हम चाइल्ड को टाइम टू टाइम जो वैक्सीनेशन देनी होती है वो हम उसको देते हैं, ताकि क्या हो, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो और हमारा चाइल्ड क्या हो, प्रोटेक्ट हो, क्या हो, चाइल्ड प्रोटेक्ट हो। ओके, नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। आप देखोगे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन के सेंटर होते हैं। आप देखोगे आपके नियर बाय एरियाज में भी बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। चाइल्ड की वैक्सीनेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड अगेंस्ट द पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने देखा है कि पोलियो के लिए और इसके लिए क्या होता है, न्यूज़पेपर में, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है। फिर क्या होता है, टाइम टू टाइम पोलियो वाले क्या होते हैं, हमारे घर ही आ जाते हैं और वो देखते हैं कि इस एज वाले ग्रुप के बच्चों को हमको डेली इंटरवल्स में क्या होता है, पोलियो का डोज देना होता है। तो अब ये क्या है, दिस इज ऑल दी प्रमोशन। ये हम देखेंगे कि क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन लो, टाइम से टाइम अपने चाइल्ड को क्या करो, प्रोटेक्ट करो। ठीक है, क्या क्या करो, प्रोटेक्ट करो। ओके, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो हम क्या देख रहे हैं, पोलियो डोज जो हम देते हैं हमारे चिल्ड्रन को, हमारे चाइल्ड को, वो क्या होता है, एक टाइप से क्या है, वैक्सीन। वैक्सीन हम उसको किस थ्रू, कैसे फॉर्म में दे रहे हैं, ओरली दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम उसको ओरली दे रहे हैं। कभी ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होता है ना, हम उसको ओरली देते हैं। तो हम चाहे उसको हम वैक्सीनेशन को हम इंजेक्शन के थ्रू दे या फिर हम उसको ओरली दे, बट ये है क्या एक्चुअली में, वैक्सीन। ये क्या है एक्चुअली में, वैक्सीन। A worldwide campaign against the smallpox has finally led its eradication from the most part of the world। क्या हुआ, मतलब अब क्या हो रहा है, स्मॉल पॉक्स के लिए भी हम फाइनली क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कैंपेन चल रहा है। क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड कैंपेन चल रहा है उसके लिए। तो दिस डेज वैक्सीनेशन आर मेड ऑन द लार्ज स्केल। वही कि वैक्सीनेशन क्या हो रहा है, अब सारे लोग अवेयर हो रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है लोगों के अंदर। तो अब वैक्सीनेशन क्या हो रहा है कि लार्ज स्केल पे हो रहा है। कैसे हो रहा है, एक लार्ज स्केल पे हो रहा है। और ये वैक्सीनेशन हमने किससे बनाया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया। ठीक है, जैसे हम एंटीबॉडीज बना रहे हैं और पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और वैक्सीनेशन हम क्यों कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट दी ह्यूमन एंड टू अदर एनिमल्स। वैक्सीनेशन ना केवल हम ह्यूमन में देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम एनिमल्स को भी पर्टिकुलर वैक्सीन देते हैं। पर्टिकुलर क्या करते हैं, वैक्सीन देते हैं फ्रॉम सेवरल डिजीज। और ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। वैक्सीन क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, सेवरल डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। और ना ही ह्यूमन में, लेकिन एनिमल में भी उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब एडवार्ड जेनर, किसने डिस्कवर किया था वैक्सीन को सबसे फर्स्ट टाइम, एडवार्ड जेनर ने। एडवार्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स इन 1798। 1798 में एडवार्ड जेनर ने सबसे पहले कौन सा वैक्सीनेशन निकाला था, स्मॉल पॉक्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, ओके। अब देखो, अब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो में हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट यूज देखे हमने, कमर्शियल यूज देखा, मेडिसिनल यूज देखा, उसके बाद हमने वैक्सीन के बारे में देखा। नाउ वी विल डिस्कस द इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। मतलब माइक्रोस्कोप अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए, कमर्शियली मेडिसिनल यूज तो होता है उसका, तो पर वो कैसे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, प्लस वो क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं। ओके, इंक्रीजिंग दी सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं। तो देखो, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। ठीक है, कि कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम मेन्योर का यूज करते हैं। मेन्योर किससे बनता है, मेन्योर कौन बनाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किससे बनता है, ऑर्गेनिक, जो हमारा डेड मटेरियल प्लांट का होता है, जो एनिमल्स वेस्ट होता है, उससे क्या होता है, हमारा मेन्योर बनता है। मेन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो कौन बनाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वही चीज यहाँ पे फिर से दी है कि सर्टेन बैक्टीरिया इन द ब्लू ग्रीन algae आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर टू इनरीच द सॉइल विद द नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। वही चीज अगेन एंड अगेन कि भाई कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो सॉइल का जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं, सॉरी एटमोस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल में क्या करते हैं, फिक्स करने का काम करते हैं। और इससे क्या होती है, सॉइल क्या, इससे क्या होता है, सॉइल जो है वो नाइट्रोजन से क्या होता है, इनरीच होता है। तो उसकी क्या होती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है सॉइल में क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको क्या किया, सॉइल में फिक्स किया सम बैक्टीरियाज ने। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गई या फिर कुछ और बैक्टीरियाज होते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया, ये किसको क्या करता है, नाइट्रेट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल में क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है,
अब इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं ये देखो। These microbes are commonly called the biological nitrogen fixer. इस नाइट्रोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है। क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, अब देखो क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट में वही सेम, फिर क्या है, द वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये क्या है, वेस्ट हो गया, प्लांट का वेस्ट है, वेजिटेबल का वेस्ट है, फ्रूट का वेस्ट है, आर कलेक्टेड फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड ग्राउंड गार्डन्स। हमने कलेक्ट किया, फिर क्या किया, उसको पीट में रखा है, वही सेम प्रोसीजर के पीट में रखा। उसके बाद क्या किया, डीकम्पोजिशन हुआ उसका, क्या किया, डीकम्पोजिशन हुआ विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर पुट इन द पीट मेंट ऑफ फॉर द वेस्ट डिस्पोजल। उसके बाद क्या हुआ उसका, आफ्टर आप देखोगे सम टाइम, आफ्टर 3 मंथ्स या फिर जो भी कुछ टाइम के बाद आप देखोगे, तो इट गेट्स डीकम्पोज एंड गेट्स कवर्ड टू गेट्स कन्वर्टेड टू अ मैन्योर। वही बात कि क्या हुआ कि ये क्या हुआ, इसको हमने पीट में रखा तो इसका क्या हुआ, डीकम्पोजिशन हुआ। डीकम्पोजिशन हुआ मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ, और अल्टीमेटली हम उसको क्या बोलेंगे, मैन्योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैन्योर। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मैन्योर। ये किससे हुआ, विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। उसके बाद द लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ द डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स इज सीन ऑन द ग्राउंड। आप कभी कभी देखते हो कि डेड एनिमल्स पड़े होते हैं रोड पे या फिर कोई जगहों पे, आप देखोगे डेड एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, तो क्या होता है, दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर क्यों होते हैं, क्योंकि उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, कन्वर्टिंग देम इनटू द सिंपल सब्सटेंस। उसको क्या करेंगे, सिंपल सब्सटेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। ये क्या कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे काम कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा है। These substances are again used by the other plant and animal. अब क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने काम किया, ये सब्सटेंस यहाँ पे सॉइल में ऐड हो गए। अब क्या करेंगे, प्लांट इसको यूज करेंगे, फिर से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। ये प्लांट क्या कर रहे हैं, देखो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ऐसे क्या होगा, ये एनिमल के अंदर भी फिर से ये सब्सटेंस जाएंगे। जैसे यहाँ पे समझो नाइट्रोजन था, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, ये एनिमल क्या कर रहा है, ये प्लांट को खा रहा है, तो नाइट्रोजन इसको मिल रहा है, नाइट्रोजन इसको मिल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इट इज द साइक्लिंग प्रोसेस। आप देखोगे कि एक साइकिल की तरह ये होता है। Thus, microorganisms can be used degrade the harmful and the smelly substance। तो ये क्या कर रहा है, जो स्मेल सी होती है उसको भी हटाने का काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, ये हार्मफुल सब्सटेंस को हटाने का काम कर रहा है, डिग्रेड करने का काम कर रहा है। ठीक है। एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट, और ऐसे क्या कर रहा है, ये इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। अब हम देखें कि ये अभी हमने क्या देखा, फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ वी विल डिस्कस द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं या फिर डिजीज कॉजिंग होते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज, जैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल थे मेनी वेज में, एस सेम एस दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। जैसे कि some microorganisms causes the disease in the human beings, plants and animal। कुछ डिजीज ह्यूमन के अंदर डिजीज करते हैं, कुछ प्लांट के अंदर, कुछ एनिमल के अंदर क्या करते हैं, डिजीज करते हैं। Thus disease causing microorganisms आर कोल्ड पैथोजेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। क्या बोलेंगे, पैथोजेंस, जो क्या कर रहे हैं हमारे अंदर या फिर प्लांट के अंदर या फिर एनिमल के अंदर क्या कर रहे हैं, डिजीज कोज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस बोलेंगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। क्या करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड को खराब करते हैं, फूड को करते हैं वो क्या करते हैं, क्लोथ, कपड़े को भी खराब कर देते हैं, लेदर को भी खराब कर देते हैं। ठीक है। तो आप देखोगे ये क्या हुआ है, फ्रूट खराब हो गया है, सड़ गया है, इस पे क्या लग गया है, फंगस। क्या लग गया है, फंगस। ठीक है। उसके बाद आप देखो ये क्लोथिंग, ये क्या है, जीन्स का शायद पेंट है, इस पे क्या हो गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसको अफेक्ट करके क्या कर दिया, इसको भी खराब कर दिया है। ये देखो आप चेयर पे भी क्या लग गया है, फंगस लग गया है। तो ये लेदर को खराब किया, क्लोथिंग को खराब किया एंड फूड को भी खराब कर देते हैं। के बाद पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू, पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कैसे होते हैं, तो ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर होते हैं थ्रू द एयर, जो सांस हम ले रहे हैं, जो एयर को हम लेते हैं उसके थ्रू, या फिर हम जो खाना खा रहे हैं उसके थ्रू, या फिर हम जो पानी पीते हैं उसके थ्रू। तो ये कैसे एंटर होते हैं हमारी बॉडी में, द एयर वी ब्रीथ।
द एयर वी ब्रीथ, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है या पैथोजेंस हो सकता है कि कोई खराब जगह से या फिर जहाँ पे ये प्रेजेंट हुआ से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए। उसके बाद हम देखेंगे द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं शायद हो सकता है कि वो पानी गंदा हो या फिर खराब हो या उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, और ऐसे पानी को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हो सकता है कि ये पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए। या फिर द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं उसके थ्रू भी दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द पैथोजन कैन बी एंटर इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में अगर हम आते हैं तो उसके थ्रू भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। मतलब ये देखो आप क्या हो रहा है कि ये इंसान को अगर है कि इसको शायद कुछ डिजीज हुआ हो या फिर ऐसा कुछ हुआ हो, और अगर ये स्नीज करता है, ये स्नीज करता है या फिर इससे ये कुछ भी ऐसा करता है कि जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो, इसके स्नीज के साथ में अगर इन्वायरमेंट में एकदम फैल रहे हैं और उसके कांटेक्ट में हम आते हैं तो ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, कितने ड्रॉपलेट्स उसके बाहर आते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर वो इजीली एंटर कर पाते हैं। तो क्या है, कैरिड थ्रू एन एनिमल, और ये क्या होता है, मतलब अगर हम डायरेक्टली किसी पर्सन के थ्रू आते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू भी हमें इन्फेक्ट कर जाता है, ये कांटेक्ट में आते हैं तो, या फिर ये कैरिड थ्रू दी एन एनिमल, मतलब किसी एनिमल के थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड, ये डिजीज में हम देखेंगे कौन से हैं, कोलेरा। कोलेरा में भी आप देखोगे कि डायरेक्ट अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमको भी कोलेरा होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आप देखो कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड में होता है ना, किसी एक को सर्दी होती है दूसरों को भी हो जाती है, क्यों, क्योंकि अगर वो स्नीज करता है तो क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर एयर में हाथ जाते हैं और वहीं पे अगर हम हो या फिर वो एयर अगर हम, मतलब हम अगर वहीं पे होते हैं या नियर बाय एरिया में होते हैं तो हमें भी क्या होता है, तुरंत सर्दी हो जाती है, तुरंत कोल्ड हो जाता है। इसीलिए क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बाय द एयर हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, बाय द एयर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स भी कॉमन एग्जाम्पल है, जो हम कॉन्टेक्ट के थ्रू अगर इंसान इन्फेक्टेड पर्सन के अगर हम कॉन्टेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, हमें चिकन पॉक्स होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी, टीबी भी एक उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, when a person suffering from the common cold sneezes, fine droplets of the moisture carrying thousands of viruses are separated in the air। वही कि अगर वो कॉमन कोल्ड किसी इंसान को हुआ है, वो स्नीज कर रहा है तो क्या हो रहा है कि फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ द मॉइस्चर कैरिंग द थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस, वो क्या करता है, इन्वायरमेंट में स्प्रे करता है, और उसी को हम अगर वो वहीं पे अगर हम होते हैं तो हम क्या करते हैं, वो एयर के थ्रू वो पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है। ये देखो ये स्नीज कर रहा है, ये स्नीज हुआ, अब क्या हुआ, ये वायरसेस जो है ये सारे क्या हो रहे हैं, हवा में जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एयर में एंटर होते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं, हेल्दी पर्सन के अंदर, इन्फेक्टेड पर्सन से ये हेल्दी पर्सन के अंदर क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। ठीक है, द वायरसेस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग, जब हम ब्रीद करते हैं, हम उस एयर को लेते हैं, तब वो वायरस क्या करते हैं, थ्रू द एयर हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ओके, ठीक है, ये देखो वायरस क्या कर रहा है, ये हेल्दी पर्सन के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है थ्रू द एयर। These are some insects, there are some insects and animal which act as, क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं या फिर कुछ क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं, कैरियर्स ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, वो क्या करते हैं, कैरियर्स की तरह काम करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, पैथोजन को लेके आते हैं, वो पैथोजन को लेके आते हैं और हमें क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, कैरियर्स ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जैसे कि हम हाउस फ्लाई, एक कॉमन एग्जाम्पल क्या है, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, ये क्या है, कैरियर की तरह काम करते हैं। कैसे, द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, ये क्या कर रही है, एक हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई क्या कर रही है, कुछ गार्बेज है, कुछ कचरा है, कुछ गंदा है, वहां पे जाके बैठती है, या फिर क्या करती है, एनिमल एक्सक्रीटा पे जाके वो सीट करती है, बैठती है, और क्या होता है उससे, उससे ये होता है, पैथोजन स्टिक्स ऑन देयर बॉडी, पैथोजन क्या करते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। पैथोजन क्या है, जो हमें डिजीज कोजिंग करेंगे, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हमने क्या बोला, पैथोजन। तो ये पैथोजन क्या करते हैं, ये फ्लाई जो है इसकी बॉडी पे क्या करेंगे, स्टिक करेंगे, क्या करेंगे, स्टिक करेंगे। अब क्या होगा कि अब क्या होगा देखो,
अब when this fly sit on the uncovered food they may transfer the pathogen। अब ये फ्लाई थी, ये गंदी जगह पे, गार्बेज पे या एनिमल एक्सक्रीटा पे जाके बैठी। उसके बाद क्या हुआ, पैथोजन इस पे आए और इस पे बैठे, इसके कोई भी पार्ट पे क्या हुआ, एक्सक्रीट, अरे सॉरी, स्टिक हुआ। अब ये फ्लाई जब कोई भी अनकवर्ड फूड पे जाके बैठेगी तो क्या होगा, ये पैथोजन हमारी बॉडी में ट्रांसफर होगा। अगर हमने ऐसा खाना खाया जो अनकवर्ड था, जो अनहाइजेनिक फूड था, उसको हमने अगर कंज्यूम किया तो क्या होगा, हम क्या होंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे, क्या होंगे, हम अफेक्टेड हो जाएंगे। whoever eats the contaminated food, ये ऐसा फूड जिसके ऊपर वो फ्लाई बैठी थी, उस कंटामिनेटेड फूड को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा, हमें क्या होगा, हमें प्रॉब्लम्स होगी। हमें क्या हो सकता है, तो हमें क्या होगा, डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। ये एडवाइजेबल होता है कि हम क्या करें, फूड को हमेशा क्या करके रखें, कवर करके रखें, क्या करके रखें, प्रॉपरली कवर करके रखें। अवॉइड कंज्यूम दी अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। मतलब ऐसे जो खुला खाना होता है, अनहाइजीनिक जगहों पे खाना, खुला खाना खाना, ये क्या करते हैं, इसको हम हमेशा क्या करते हैं, अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसा खाना खाना, कंज्यूम करना जो अनकवर्ड हो। एज अ कवर्ड फूड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फूड पॉइजनिंग। अगर आप ऐसा खाना खाओगे तो क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होगा। तो ये क्या होता है, अगर हम कवर कराए हुए खाने को हम जब कंज्यूम करते हैं तो ये क्या होता है, फूड पॉइजनिंग के चांसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। एनाफिलिस मॉस्किटो क्या करता है, ये क्या करता है, हमें मलेरिया करता है। क्या करता है ये, इट कैरीज द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया। ये क्या है, ये फीमेल है। ये कौन सी फीमेल है, एनाफिलिस मॉस्किटो। ये क्या कर रहा है, ये कैरियर है, क्या करता है, हमें मलेरिया करवाता है। और ये क्या करता है, ऐसे पैथोजन को लेके आता है जो मलेरिया कोज करता है। इट कैरीज द पैरासाइट ऑफ द मलेरिया। ये मलेरिया के पैरासाइट को लेके आता है। तो आपको याद रखना होगा कि कौन सी फीमेल का नाम है जो हमें कोज करता है मलेरिया, एनोफेलिसिस मॉस्किटो, एनाफेलिसिस मॉस्किटो। और दूसरी एक और फीमेल है विच इज द एडीज मॉस्किटो, जो क्या करता है, हमें डेंगू कोज करता है। क्या करवाता है, डेंगू कोज करवाता है। तो इट कैरीज द डेंगू वायरस। ये क्या करता है, डेंगू वायरस को लेके आता है। और जो मॉस्किटो थी जो हमें मलेरिया करवाती थी, वो क्या करती थी, पैरासाइट को लेके आती थी, कैरियर फॉर द पैरासाइट जो हमें मलेरिया कोज करता है। एंड एडीज मॉस्किटो हमें क्या करता है, डेंगू करवाता है, जो डेंगू कैरी वायरसेस को क्या करता है, कैरी करके आता है। डेंगू जो करता है उस वायरस को क्या करता है, कैरी करके आता है। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन दी वाटर। अब देखो, अब क्या होता है कि मलेरिया नॉर्मली हम देखेंगे बारिश के सीजन में या ऐसे क्या होता है, ज्यादा होती है। क्योंकि क्या होता है, जो रेनी सीजन होता है ना, रेनी सीजन के टाइम पे क्या होता है, जो ये मॉस्किटोज होते हैं ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना होगा, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन दी वाटर। जब भी ऐसी कोई वाटर वाली जगह होती है, खुली जगह होती है जहाँ पे वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, वहाँ पे क्या होता है, मच्छर होने के, मॉस्किटोज होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और ये मॉस्किटोज क्या करते हैं, वहां पे रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स और इन दी फ्लावर पॉट एटसेट्रा। तो हम क्या करते हैं, ध्यान रखना होता है, ऐसे खुले जगह जो हम पानी को जो कलेक्ट किया हुआ पानी है ना, उसको ऐसा ओपनली या खुला नहीं छोड़ना होता है। लाइक हम कूलर में अगर पानी भर रहे हैं तो उसको हम ओपनली ना छोड़े। कहीं हम पानी, ये जो हमारा पोट होता है, फ्लावर पोट होता है, उसके पानी को हम अनकवर्ड ऐसे ही छोड़ देते हैं। या फिर हम टायर्स में वगैरह में अगर हम पानी को ऐसे ही खुला छोड़ दे तो वहाँ पे क्या होते हैं, मॉस्किटोज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये मॉस्किटोज वहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और क्या करते हैं, अपना नंबर को इंक्रीज करते हैं। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding। हम अपने सराउंडिंग जो है, हमारा सराउंडिंग है उसको क्लीन रखें, अच्छा रखें। और अगर हम उसको क्या करें, ड्राई रखें, यानी कि पानी ज़्यादा ना हो, मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, ऐसा हम उसको मेंटेन करके रखेंगे तो क्या होगा कि मॉस्किटोज को हम ब्रीड करने से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब मच्छर या मॉस्किटोज जो है उसको हम ज़्यादा वहाँ पे आने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। अब हम देखते हैं कि कॉमन ह्यूमन डिजीज कोज्ड बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कॉमन ह्यूमन डिजीज कौन से हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। तो सब ये आपको याद रखना होगा, पूरा ये आपको याद रखना होगा। जो चीज हमने एक्चुअल में डिस्कस करी वही सब है, लेकिन हम इसको हम क्या देख रहे हैं, टेब्यूलर फॉर्म में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, टेबल के फॉर्म में देख रहे हैं। तो अब आप देखो ह्यूमन डिजीज कौन कौन से हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये होते हैं।
ठीक है, तो ये क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस। फर्स्ट इज द ट्यूबरक्यूलोसिस विच इज कोज्ड बाय द माइक्रो बैक्टीरिया। ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया। ये हमने आगे पहले भी डिस्कस किया था कि ट्यूबरक्यूलोसिस है या फिर हमारा ये है टाइफॉइड है, ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। अगेन सेम चीज रिपीट हुई है, लेकिन हम इसको अभी कहाँ कैसे देख रहे हैं, टेबल के फॉर्म में। तो ये क्या होगा, इजी होगा आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए या फिर रिमेंबर करने के लिए। तो ट्यूबरक्यूलोसिस विच इज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। द बैक्टीरिया इज नोन एज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। अब देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कैसे होता है, किसके थ्रू ये होता है, एयर से हो रहा है, फूड से हो रहा है या फिर वाटर से हो रहा है। तो इट इज मेनली कोज्ड बाय और दी ट्रांसमिटेड बाय दी एयर। ये किससे होता है, एयर से ट्रांसमिटेड हो रहा है। अब दूसरा हम देखें, दूसरा क्या है, मिसल्स। दूसरा क्या है, मिसल्स। मिसल्स में क्या होता है, ये रैश ऑन द नेक एंड फेस, और ये क्या होता है, स्कैटर्ड रैश ऑन द बॉडी। मतलब हमको क्या देखने मिलता है, मिसल्स में रैशेस होते हैं हमारी बॉडी पे, फेस पे, नेक पे, ठीक है। मिसल्स, मिसल्स किससे होता है, वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। और मिसल का भी जो ट्रांसमिशन ऑफ मोड है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो क्या है, अगेन एयर है। क्या है, एयर है। उसके बाद देखो थर्ड इज दी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स हमने देखा था, जो क्या था, किससे होता था, वायरस से होता था। किससे होता था, वायरस से होता था। इसकी एक चीज हमने और देखी थी कि ये क्या था, ये क्या था, कॉन्टेक्ट, अगर हम आते हैं पर्सन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये क्या होता है, पर्सन से पर्सन इन्फेक्टेड होता है। मतलब एक पर्सन को अगर है और दूसरा पर्सन अगर उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। मतलब ये क्या है, ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये कैसा है, ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये देखो इसमें क्या है, ये अगेन किससे होता है, वायरस से होता है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस कोज्ड बाय द बैक्टीरिया, measles is caused by the virus, चिकन पॉक्स इज अगेन कोज्ड बाय द वायरस। और इसका अगर आप देखो कि ये क्या है, ये कैसे ट्रांसमिशन होता है, इसका एयर से होगा या फिर कॉन्टेक्ट से होगा। कॉन्टेक्ट यानी वही कि इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में अगर हम आते हैं तो हमको भी चिकन पॉक्स होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पोलियो। पोलियो अगेन किससे हो रहा था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। किससे होता था, वायरस से। किससे हो रहा है, वायरस से। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज व्हाट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर और वाटर। क्या है, एयर या फिर वाटर। ओके, नेक्स्ट, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। ये सारे चीजों में आप क्या देखोगे, इफ इट इज द ट्यूबरक्यूलोसिस और द मिसल, चिकन पॉक्स और या फिर पोलियो, सारे में आप क्या देखोगे कि हमको पेशेंट को क्या रखना पड़ता है, कंप्लीटली आइसोलेशन में। आइसोलेशन मतलब कि उसको कंप्लीटली हमको अलग रूम, अलग सेपरेट उसका सब कुछ रखना होता है, ताकि क्या हो कि दूसरा हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में ना आ पाए। अगर हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, उसको भी डिजीज होने के चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, कीप द पर्सन बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट ऑलवेज फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। कीप द पर्सन बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट ऑलवेज फ्रॉम दोज ऑफ अदर। उसके बाद क्या है, ओ सॉरी, यस, उसके बाद हमने पोलियो देखा, वायरस से हो रहा था, एयर एंड वाटर से हो रहा था। उसके बाद वैक्सीनेशन टू बी गिवन अ सुटेबल एज। ये सारे जो डिजीज हो रहे हैं, हमने पहले भी ये देखा है कि वैक्सीनेशन हम सबके लिए देते हैं, बहुत सारे डिजीज के लिए हम वैक्सीनेशन देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैक्सीनेशन हमको सुटेबल एज पे, सुटेबल टाइम पे देना चाहिए। ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए, मिसल के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, पोलियो के लिए, मम्पस के लिए, रेबीज के लिए, या फिर आप देखोगे दूसरे भी डिफरेंट कुछ डिजीज एंड कोलेरा के लिए, सबके लिए हम क्या, अरे सॉरी कोलेरा नहीं, सबके लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन प्रॉपर एज पे, प्रॉपर टाइम पे, हम डिप्थेरिया के लिए हो गया, बहुत सारे डिजीज होते हैं जिसके लिए हम क्या करवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं। ओके, उसके बाद कोलेरा। कोलेरा भी अगेन क्या है, ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्या है, ट्रांसमिटेड डिजीज। ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। इसका ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर एंड फूड। वाटर एंड फूड है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर गंदा खाना, कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर होता है तो क्या होता है, कोलेरा का चांसेस इंक्रीज होते हैं। फिर उसके बाद क्या है, टाइफॉइड। क्या है, टाइफॉइड। टाइफॉइड किससे होता था, बैक्टीरिया से। टाइफॉइड किससे हुआ, हमारे बैक्टीरिया से हुआ। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज दी वाटर। ओके, उसके बाद हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सबकी वैक्सीनेशन हम लेते हैं। ठीक है, ये सबकी क्या लेते हैं, हम वैक्सीनेशन लेते हैं। ये किससे होता है, वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। ट्रांसमिशन क्या है इसका, वाटर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर। ओके, उसके बाद मलेरिया। मलेरिया क्या है, मलेरिया होता है हमारा प्रोटोजुआ से, जिसमें हमने देखा था कि फीमेल जो थी वो फीमेल जो मॉस्किटोस था, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया एंड फॉर द डेंगू। ठीक है, मलेरिया एंड फॉर द डेंगू, और ये मॉस्किटो है हमारा। ठीक है, ओके, उसके बाद
मेंटेन दी पर्सनल हाइजीनी, ये भी हमको ध्यान रखना होता है कि हम उसको आइसोलेशन में रखते हैं, ये सब तो हम करेंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे, ये भी हम करेंगे, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में क्या कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीनी को मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग क्या रहेंगे, अच्छे रहेंगे, हाइजीनिक रहेंगे, कंटामिनेटेड फूड को अवॉइड करेंगे, हाइजीनिक जगह पे खाएंगे। ये सब नॉर्मल चीज़ों को भी अगर हम हमारी डे टू डे लाइफ में ध्यान रखेंगे तो हम सारे कुछ डिजीज़ों से हम क्या है, अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, पर्सनल हाइजीनी को हमको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद गुड सैनिटरी हैबिट्स को हमको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। मतलब आप प्रॉपरली हैंड वॉश करो, ठीक है, बार बार आप ध्यान रखो, नेल्स को कट करो टाइम टू टाइम, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। ओके, उसके बाद कंज्यूम दी प्रॉपरली कुक फूड, अच्छा बना हुआ खाना को आप खाओगे, प्रॉपरली जो फूड बना होता है, मतलब उसको आप क्या करोगे, कंज्यूम करोगे। ठीक है, ड्रिंक द बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, कभी कभी होता है ना, हम ठंड के सीजन या बारिश के सीजन में आप देखोगे तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा पानी को क्या करोगे, बॉईल करके रखोगे, और ऐसे पानी को आप क्या करोगे, कंज्यूम करोगे। तो क्या करोगे, बॉइल्ड पानी को आप कंज्यूम करोगे। ठीक है, वैक्सीनेशन, अगेन वही चीज कि हमको क्या करवाना है, वैक्सीनेशन करवाना है। ठीक है, यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, देखते हैं हम बच्चों के लिए भी हम क्या करते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज करते हैं। कभी कभी वो क्या होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट, वो एक ओडोमास ओडोमास समथिंग, वो हम हमारी पूरी बॉडी पे, हाथ पे, ये हम लगाते हैं, ताकि क्या करें, हम मॉस्किटो से अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा वो नेट जो होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, ताकि हमारे होल बेड को हम क्या करें, कवर कर सकते हैं। और क्या करते हैं, जो मॉस्किटो उसकी एंट्री को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसकी एंट्री को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ओके, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड दी कंट्रोल, हम वो पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ताकि क्या हो कि उसको हम क्या कर से प्रिवेंट करते हैं आने से, ब्रीडिंग नहीं होने देते। ब्रीडिंग मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउिंग दी वाटर टू कलेक्ट इन दी सराउंडिंग्स, बस वही चीज कि हमारे आसपास हम कलेक्टिंग वाटर, जो वाटर जो होता है उसको हम ऐसे कलेक्ट करके नहीं रखेंगे, ताकि क्या होगा कि मॉस्किटोज वहां पे ना आएंगे, मॉस्किटोज क्या होगा, उसका ब्रीडिंग को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ऐसे क्या करेंगे, हम ब्रीडिंग को अवॉइड करेंगे। अब हम क्या देखेंगे, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स एंड डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। क्या देखेंगे, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल एंड डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि सम कॉमन एनिमल डिजीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कोज डिजीज इन एनिमल्स। मतलब क्या करते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एनिमल के अंदर भी क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स, क्या है ये, एनिमल के अंदर क्या किया हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कुछ डिजीज कोज किए हैं। अब आप देखो क्या है ये, फॉर एग्जाम्पल रेबीज, अ डिजीज दैट अफेक्ट्स द एनिमल लाइक डॉग्स एंड फूट एंड माउथ डिजीज दैट अफेक्ट्स दी केटल। मतलब ये क्या करता है, रेबीज क्या होता है, रेबीज किससे होता है, एक वायरस से होता है। रेबीज क्या होता है, एक वायरस से होता है, जो कि डॉग को अफेक्ट करता है, क्या करता है, डॉग को अफेक्ट करता है। और एज वेल एज ये क्या करता है, फूट और माउथ जो होते हैं केटल को, उसको भी ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, अब ये आप देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ रेबीज वायरस, ये क्या है, रेबीज वायरस का पिक्चर है। ये क्या है, फूट एंड माउथ वायरस। ठीक है, रेबीज एंड फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल डिजीज कोज्ड बाय दी वायरसेस। ये क्या है, एनिमल डिजीज जो किससे हो रहे हैं, वायरस से होते हैं। ये कौन सा डिजीज है, जो एनिमल से, अरे वायरस से होते हैं एनिमल को। ठीक है, वेयर एज इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड केटल डिजीज कोज्ड बाय दी बैक्टीरिया, कुछ ऐसे होते हैं ह्यूमन के अंदर या फिर केटल के अंदर डेंजरस डिजीज जो किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, क्यूटेनियस एंथ्राक्स स्किन इन्फेक्शन, ये क्या है, वन ऑफ दैट इन्फेक्शन विच इज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया, जिसका एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे क्या है, क्यूटेनियस एंथ्राक्स स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, एनिमल के अंदर भी ये क्या कर रहा है, डिजीज कोज कर रहा है ये बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद several microorganisms causes disease in plant like wheat, राइस एंड पोटैटो। प्लांट के भी अंदर आप देखोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या है, ये वीट है, ये क्या है, वीट का क्रॉप है। वीट के क्रॉप को क्या किया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अफेक्ट किया है। आप देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पिक्चर्स है, डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ प्लांट है। यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, पोटैटो है, तो इसको क्या किया हुआ है, कुछ पिक्चर्स है यहाँ पे जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया है, अफेक्ट किया हुआ है, अफेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये शुगर केन का पिक्चर आप देखोगे,
फिर ये क्या है, दिस इज द पिक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखोगे आपके क्या है, ऑर्गेनिज्म की वजह से ये क्या किया है, ऑरेंज कैसा हो गया है, ये ऑरेंज क्या हो गया है, खराब हो चुका है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, प्लांट को भी अफेक्ट करते हैं, एनिमल को भी अफेक्ट करते हैं। प्लांट को अफेक्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लांट की जो ग्रोथ है, प्लांट का जो क्रॉप है वो क्या होगा, खराब होगा, अच्छे सा ग्रोथ नहीं मिल पाएगा, क्रॉप की जो इल्ड है वो प्रॉपर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है प्लांट के साथ अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट को अफेक्ट करते हैं। आप यहाँ देखोगे ये क्या है, दिस इज द पिक्चर ऑफ एप्पल। ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एप्पल को अफेक्ट करके क्या किया है, उसको पूरा खराब कर दिया है। अब क्या है, सब कॉमन प्लांट डिजीज कोज्ड बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमने एनिमल्स में देखा था, हमारे केस में ह्यूमन में देखा था कि कौन कौन से हमें डिजीज कोज्ड हो रहे थे ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखे हमने टाइफाइड देखा था, ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉलेरा, ऐसे डिफरेंट जो हमने डिजीज देखे जो हमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते थे। वैसे ही हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि प्लांट में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या हो रहे हैं, डिजीज हो रहे हैं। जैसे कि आप देखो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर किसको होता है, ये साइट्रस फूड को होता है, कोई भी साइट्रस जो फ्रूट होते हैं उसको होता है। ये किससे हो रहा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल विच इज दी बैक्टीरिया। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, बैक्टीरिया। और आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखोगे तो क्या है, एयर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। उसके बाद दूसरा है रस्ट ऑफ व्हीट, मतलब ये मेनली किसको अफेक्ट करता है, व्हीट के प्लांट को अफेक्ट करता है। एंड किससे होता है ये, अगेन इट इज ड्यू टू द बैक्टीरिया। किससे हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर एंड सीड्स। क्या है, एयर एंड सीड्स। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, मतलब भिंडी को ये अफेक्ट कर रहा है, ओकरा को अफेक्ट करता है ये क्या है, भिंडी को अफेक्ट करता है। फिर ये किससे हो रहा है, ड्यू टू वायरस। किससे हो रहा है, ड्यू टू वायरस। और इसका आप देखोगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, भिंडी है, ये क्या है, ओकरा है, और इसको कौन अफेक्ट कर रहा है, ये इंसेक्ट। और इंसेक्ट कौन सा है यहाँ पे आप देखोगे, कैटरपिलर। क्या है, कैटरपिलर। ओके, नाउ अभी हमने देखा कि हमारे ह्यूमन को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट डिजीज को कॉज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एनिमल्स को भी अफेक्ट करते हैं, लाइक रेबीज होता है, फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ केटल्स होते हैं। ये सारे किससे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद हमने देखा कि प्लांट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे अफेक्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में कैसे डिजीज कोज करते हैं। लाइक वीट में देखा, भिंडी में देखा, ऑरेंज में देखा, एप्पल को देखा, ये सबको क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंट टॉपिक विच इज दी फूड पॉइजनिंग। अब हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे विच इज दी फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग होता क्या है, फूड पॉइजनिंग एज द नेम सजेस्ट द डिजीज दैट इज रिजल्ट फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द कंटामिनेटेड फूड। मतलब अगर आप कंटामिनेटेड फूड को, खराब हुए फूड को या अनहाइजेनिक फूड को जब आप कंज्यूम करते हो तो उससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है, अगर आप कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करते हो। सिम्टम ऑफ द फूड पॉइजनिंग आर, फूड पॉइजनिंग से क्या होता है, वॉमिटिंग। क्या होता है, वॉमिटिंग होता है। नोजिया होता है, क्या होता है, नोजिया होता है। फिर सेवरल पेन इन दी एब्डोमिनल रीजाइन, एब्डोमिनल रीजाइन में क्या होगा, क्रैम्प होगा, कुछ क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे क्या है, दिस इज द पिक्चर ऑफ डायरिया। डायरिया होता है, तो आपने क्या देखा, वॉमिटिंग होता है, नोजिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि बॉडी में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। इट में ऑल्सो कोजेज द वीकनेस, फटीग एंड द डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। वीकनेस को कोज करेगा, फटीग को, यानी आप थकान सी महसूस करोगे। उसके बाद क्या होगा, हमारे ये नर्वस सिस्टम को भी क्या करता है, डैमेज करता है। क्या करता है, नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करता है। ठीक है, ये क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम को ये क्या कर रहा है, अफेक्ट करता है। ठीक है, these symptoms arises due to the presence of bacteria or other microorganisms in the food or due to the ingestion of the toxins contained food। मतलब आप क्या बोल रहे हो कि ये क्यों होता है कि अगर हमारे बैक्टीरिया ने या फिर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अगर हमारे फूड को खराब कर दिया है, क्या कर दिया है, कंटामिनेटेड फूड कर दिया है, और ऐसे फूड को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है, ओके। अब आप देखो क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को अफेक्ट कर रहे हैं। ये क्या है, डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ दैट। ओके, सम बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम एंड द स्टेफाइलोकोकस एंड फंजाई लाइक एस्पार्जिलस। मतलब कुछ बैक्टीरिया है जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोस्ट्रीडियम है, और दूसरा क्या है, स्टेफाइलोकोकस, और कुछ फंजाइज है लाइक एस्पार्जिलस। ये क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग करते हैं। तो बैक्टीरिया में कौन से हो गए, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, स्टेफाइलोकोकस, और फंजाई उसका एग्जाम्पल कौन सा है, एस्पार्जिलस। ये क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग को कोज करते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्लस्ट्रिडियम का, ये क्या है, बैक्टीरिया जो है क्लस्ट्रिडियम, उसका क्या है, ये पिक्चर है। उसके बाद दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकी। ये क्या है, स्टेफाइलोकोकी का पिक्चर।
एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ, एंड ये क्या है, एस्पार्जिलस। ये क्या है, दिस इज द पिक्चर ऑफ एस्पार्जिलस विच इज फंगस। क्या है, ये एक टाइप का फंजाई है। अब हम क्या करेंगे कि हम फूड पॉइजनिंग से अपने आप को बचाए, हम कैसे अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपरली स्टोर्ड टू प्रिवेंट दी फूड पॉइजनिंग। मतलब हम फूड को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे, अच्छे से उसको बॉईल करेंगे, अच्छे से उसको प्रिपेयर करेंगे, एंड क्या करेंगे, उसको प्रॉपरली क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉपरली स्टोर करेंगे, उसको अनकवर नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे, हाइजेनिक जगह पे मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ताकि हम क्या कर सके, फूड पॉइजनिंग को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ओके, ये आप क्या देख रहे हो, जैसे कि ये क्या है, डिफरेंट कंटेनर्स, जार के अंदर अंदर हमने क्या किया है, फूड को स्टोर करा है, ठीक है, स्टोर करके रखा है। उसके बाद क्या है, मेनली हम हमारे घरों में देखते हैं, हम क्या यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर। क्या यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर करते हैं यूज, ठीक है। फूड पॉइजनिंग कैन अकर व्हेन द फूड लेफ्ट अनरेफ्रिजरेटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर आप देखोगे कि हमारे घर में हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे सब दूर आप देखोगे कि मेनली हम फूड को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। अगर आप कुछ खाने को रेफ्रिजरेटर से बाहर कुछ टाइम के लिए रख दोगे, लॉन्ग टाइम के लिए आप अगर रख दोगे, तो आप क्या देखोगे, वो फूड कैसा हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड, मतलब खराब हो जाएगा। उसके अंदर आप देखोगे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ देखने मिलेगी। तो आप देख सकते हो पिक्चर में कि अगर हमने रेफ्रिजरेटेड किया हुआ फूड है और अनरेफ्रिजरेटेड फूड है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। आप देखोगे कि ये कितना सही है, इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ना कुछ ग्रोथ है और ना कुछ। और अगर हमने इसको रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर कुछ हम उसको थोड़े से ड्यूरेशन के लिए भी अगर बाहर रखते हैं, तो क्या होता है कि अनरेफ्रिजरेटर हमने उसको किया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ दिखने मिली, ठीक है। समटाइम्स मिसहैंडलिंग एंड मिसहैंडलिंग आल्सो कॉजेज दी फूड पॉइजनिंग। मिसहैंडलिंग मतलब आपने हैंड वॉश ठीक से नहीं किया, फिर उसको प्रॉपरली आपने फूड को मतलब क्या किया, ऐसे ही गंदे हाथों से आपने उसको मतलब खाया या फिर बनाया, तो आप क्या करोगे, उस वजह से भी क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। तो दोज who हैंडल और प्रिपेयर द फूड शुड वॉश देयर हैंड्स। हमको क्या ध्यान रखना पड़ता है, हम अगर खाना बनाते हैं या फिर खाना को हम कंज्यूम भी करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमारे हैंड वॉश प्रॉपरली हम करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, प्रॉपरली हैंड वॉश करेंगे टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ फूड, ताकि फूड क्या हो, कंटामिनेशन ना हो हमारे फूड का, और हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर ना करे, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन, मतलब फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, हाउ टू प्रिपेयर दी, अरे हाउ टू प्रिजर्व दी फूड, और उसकी जो डिफरेंट मेथड्स है वो क्या होती है, लाइक केमिकल मेथड हो गया, सॉल्ट ट्रीटमेंट हो गया। तो हम देखेंगे कि हम फूड को कैसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द फूड प्रिजर्वेशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स spoil our food. Spoiled food emits the bad smell and has the bad taste and change color. माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, जैसे हमने आगे देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रहा है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग हो रहा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो स्पॉइल फूड है, ये एक बेड स्मेल इमिट करता है, क्या करता है, गंदी सी स्मेल उसके अंदर आती है। प्लस क्या होता है, उसका टेस्ट और कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। टेस्ट और कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से टोमेटो कैसा हो गया है, बिल्कुल खराब हो गया है। यहाँ पे आप देखो ये एप्पल का भी सेम यही हाल है। क्या हुआ है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने काम करके इसको क्या कर दिया है, पूरा स्पॉइल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसकी वजह से बेड स्मेल होती है, कलर चेंज हो जाता है, एंड टेस्ट भी उसका खराब होता है, ठीक है। उसके बाद स्पॉइलिंग ऑफ द फूड इज अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जब फूड स्पॉइल होता है तो ये क्या है, एक टाइप से केमिकल रिएक्शन है। अब हम क्या करेंगे, कुछ मेथड्स देखेंगे, क्या देखेंगे, कुछ मेथड्स देखेंगे फॉर दी फूड प्रिजर्वेशन, मतलब हम हमारे फूड को कैसे बचा सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं, मतलब कि प्रॉपरली उसको स्टोर करते हैं, और इसके लिए हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, और ये केमिकल्स के यूज को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन। मतलब हम क्या करते हैं, उसको कुछ प्रिजर्वेटिव्स का यूज करके, मतलब ये जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। और उससे हम हमारे फूड को अगर प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन। Salts and edible oil are the common chemicals that generally used to check the growth of microorganisms. तो कॉमनली हम क्या करते हैं, सोल्ट का यूज करते हैं फॉर दी फूड प्रिजर्वेशन, एंड हम किसका यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं हमारे डेली जनरली हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है।
सोल्ट का और ऑयल का प्रिजर्वेशन, ऑयल का यूज करते हैं। वी एडेड सॉइल और द एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू द पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम जो आम लाते हैं, मैंगो लाते हैं घर पे, उसको आप ऐसे ही थोड़ी देर खुला रख दोगे या फिर थोड़ा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसको रेफ्रिजरेटर से बाहर रख दोगे, तो क्या होगा, वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, उसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ आप देखोगे। लेकिन अगर आप उसको क्या करोगे, हम अचार जो खाते हैं, अचार पिकल, उसको आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक देखोगे कि वो कभी खराब नहीं होता है। तो क्यों ऐसा? उसका ये रीजन है कि हम उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं ताकि हम उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक क्या कर सके, स्टोर कर सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकते। तो हम क्या डालते हैं अचार के अंदर, पिकल के अंदर हम क्या डालते हैं, एक तो सोल्ट डालते हैं और एक ऐसे ऑयल्स डालते हैं। हम क्या डालते हैं, ऑयल्स डालते हैं। जो ऑयल की वजह से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा जो इन्वायरमेंट जो हम पूरा क्रिएट करते हैं पिकल के अंदर, उस इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना ग्रोथ नहीं कर सकते। क्या कर सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर सकते। वी एडेड सोल्ट एंड द एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू द पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। कॉमनली हम देखेंगे कि केमिकल मेथड में हम दो कॉमन केमिकल्स को यूज करते हैं, विच इज सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर दी कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। हम किसको यूज कर रहे हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दो नाम आपको याद रखना होगा। केमिकल मेथड्स में हम किसको यूज करते हैं, कॉमनली हम सोल्ट को यूज करते हैं एंड ऑयल को यूज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे केमिकल्स कौन से हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, दे आर यूज एज दी कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है। उसके बाद These are also used in the jams and the squashes to check their spoilage। हम इसको जेम्स में भी यूज करते हैं, जेम्स बनाते हैं उसमें यूज करते हैं, स्कॉसेस में यूज करते हैं इसको। कॉमन salt has been used to preserve the meat and fishes for ages। हम देखते हैं सॉल्ट का यूज हम क्यों करते हैं, सॉल्ट के यूज से हम क्या करते हैं, मीट को, फिश को, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद द ड्राई सोल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब वही कि हम क्या करते हैं, मीट और फिश को किससे प्रिजर्व करते हैं, सोल्ट से प्रिजर्व करते हैं। ठीक है। सोल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, फिर मैंगोज, रो मैंगोज है ना, रो मैंगोज आपने खाए होंगे, से बाजार में मिलते ही है, मैंगोज मिलता है, आमला मिलता है। तो इसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कैसे स्टोर करके रखते हैं, कैसे प्रिजर्व करते हैं, बाय द यूज ऑफ सोल्ट। उसके बाद आप देखो टैमरिन, टैमरिन मतलब इमली, क्या होता है ये, इमली, इसको हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सोल्ट, किससे प्रिजर्व करते हैं, सोल्ट से प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, अब शुगर से देखो क्या होता है, शुगर से हम किसको, जेम्स को, जेलीज को, इसको प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, जेम्स और जेलीज और स्कॉशेस, इसको हम क्या करते हैं, शुगर की हेल्प से क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और क्या होता है, शुगर मेनली क्या करता है, शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। शुगर क्या करता है, जो भी हम ये जेम्स या फिर स्कॉशेस या फिर हम जेलीज, उसके अंदर अगर हम शुगर ऐड करते हैं, शुगर क्या करता है, उसके मॉइस्चर जो होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, मॉइस्चर कंटेंट को वो कम कर देता है। और उसके थ्रू क्या करता है, जो इन ग्रोथ, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है, इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और इससे क्या होता है, हमारे फूड को वो स्पॉइल होने से क्या करता है, बचाता है। ठीक है। ठीक है। Use of oil and vinegar prevents the spoilage of pickles because the bacteria cannot live in such environment। मतलब वही जो मैंने बोला कि अगर हम अचार, ये पिकल्स जो होते हैं उसको हम स्टोर करते हैं, तो हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, हम ऑयल का यूज करते हैं। और कभी कभी कुछ जगहों पे क्या होता है, विनेगार का यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, ऑयल और विनेगार को यूज करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द हमारा ये पिकल, क्योंकि इस एनवायरमेंट में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, वो सर्वाइव नहीं करते हैं। ठीक है। ये वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स को हम क्या कर रहे हैं, ये स्टोर करके रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इसको स्टोर कर रहे हैं, हम फ्रूट्स को स्टोर कर रहे हैं इसे जार में। और फिर हम क्या कर रहे हैं, दूसरा फिशेस को स्टोर कर रहे हैं, कभी कभी ये क्या होता है, मीट को स्टोर कर रहे हैं। और ये सब के लिए हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं इस मेथड से। मतलब हम उसको ऑयल करके, ऑयल या फिर सोल्ट के प्रिजर्व, सॉइल एज अ प्रिजर्वेटिव, हम उसको उसको यूज करके हम क्या करते हैं, इनको प्रिजर्व करते हैं। अब हम देखें कि हमने केमिकल मेथड देखा, सोल्ट देखा एंड शुगर से हम कैसे प्रिजर्व करते हैं वो देखा। उसके बाद हम देखते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स एंड स्टोरेज एंड पैकिंग। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, तो देखो आपने वो सुना है पाश्चराइजेशन, सुना है पाश्चराइजेशन। तो क्या होता है, नॉर्मली उसमें हम दूध को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, तुरंत रेफ्रिजरेटर कर देते हैं। मतलब उसको एकदम से हमने हीट दिया, उसके बाद हमने उसका क्या दिया, कोल्ड ट्रीटमेंट दिया। क्या दिया, हीट दिया एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दिया। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन। क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन। देखो यहाँ पे क्या है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, मिल्क को बॉईल किया।
ठीक है। बॉईल करने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, उससे हम बॉईल करने से क्या होगा, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हमने क्या कर दिया, किल कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बॉईल करते हैं हम दूध को तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रेफ्रिजरेटर करेंगे। क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर। तो हमने पहले बॉईल किया, उसके बाद हमने उसको क्या किया, रेफ्रिजरेटर किया। वी कीप अवर फूड इन दी रेफ्रिजरेटर। हम हमारे फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्यों, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। लो टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, हम मीट जो हमने देखा मिल्क, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, ये हीटिंग का एंड कोल्ड हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। तो क्या होता है, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर द 15 to 30 सेकेंड्स। मतलब 15 से 30 सेकंड के लिए हम 72 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, मिल्क को बॉईल करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं। क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट देते हैं। एंड देन सडनली चिल्ड, एंड उसको फिर हम क्या करते हैं, स्टोर्ड कर देते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, कूल डाउन करने देते हैं। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देते हैं। ठीक है। तो ये आप क्या देख रहे हो, हीटिंग। उसके बाद आप क्या देख रहे हो, कूलिंग। ठीक है। पहले हॉट ट्रीटमेंट दिया, फिर कोल्ड ट्रीटमेंट दिया। ठीक है। बाय डूइंग तो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा हम करते हैं तो क्या होता है, इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम प्रिवेंट करते हैं, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। आप यहाँ पे देख रहे हो, और इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन। क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, अनपास्चराइज्ड मिल्क है, ये अनपास्चराइज्ड है। मतलब इसको हमने ना हीट ट्रीटमेंट दिया ना कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, तो इससे क्या हुआ, ये अनपास्चराइज्ड हो गया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो ये खराब हो चुका है पूरा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इस पे ग्रोथ दिखेगी आपको। ठीक है। और ये क्या है, पास्चराइज्ड मिल्क है, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर। ये किसने डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था, है ना। एंड इट इज कॉल्ड दी पास्चराइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, पास्चराइजेशन। और किसने डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर ने। ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट द बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। क्योंकि हम इसको पास्चराइज इसीलिए करते हैं ताकि ये क्या हो जाता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं रह पाते। क्या हो जाता है, वो कील हो जाते हैं सारे के सारे। इसलिए हम क्या करते हैं, दूध को हमेशा क्या करके, बॉईल करके, पास्चराइज करके पीते हैं। ठीक है। These days, dry fruits and vegetables are sold in the sealed air packed packets to prevent the attack of microbes. आपने देखा होगा, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो क्या कर रहे हैं, हम एकदम सील पैक एयर टाइट जो होता है ना, पैकेट्स, उसमें हम क्या करते हैं, वेजिटेबल को, फ्रूट्स को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है। उससे क्या होता है कि वो उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ उसमें नहीं हो पाती। क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री नहीं हो पाती, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ऐसे एयर टाइट एकदम उसको हम सील्ड पैकेट में क्या करते हैं, पैक करके सेल करते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हम देखें तो अभी हमने क्या देख लिया, पाश्चराइजेशन देखा, हम कैसे कैसे मेथड्स को फॉलो करके फूड का प्रिजर्वेशन करते हैं, और अल्टीमेटली क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। व्हाट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड द नाइट्रोजन साइकिल। ओके। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है, और हाउ द नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प अस और दी हेल्प फार्मर। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन से हमें फार्मर को क्या बेनिफिट्स होते हैं, लाइक उसमें क्या होता है, मेन्योर कैसे बनता है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है चैप्टर नंबर 1 में। The bacterium called the rhizobium is involved in the fixation of nitrogen in the leguminous plant। ये हमने डिस्कस किया था कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी नोड्यूल में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, उनकी नोड्यूल में प्रेजेंट होता है। ये मेनली इन्वॉल्व होता है दी फिक्सेशन ऑफ दी नाइट्रोजन। फिक्सेशन ऑफ दी नाइट्रोजन के लिए क्या होता है, राइजोबियम इन्वॉल्व होता है। तो आप देखोगे ये क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट है, मतलब कि पल्सीज है। ये तुअर की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग दाल है, चना दाल है, तो ये क्या है, सारे लेग्यूमिनस प्लांट है। क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम लीव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। रूट का जो नोड्यूल होता है, उसके ये जो रूट है, ये पूरा क्या है, रूट, ये रूट की जो नोड्यूल्स है, यहाँ पे क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है। such as beans and peas with which this has the symbiotic relationship। symbiotic relationship का मतलब कि प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन में है, सिम्बायोटिक रिलेशन में है। तो इसमें आप क्या देखोगे कि प्लांट क्या करता है, बैक्टीरिया को शेल्टर देता है। ठीक है। प्लांट बैक्टीरिया को शेल्टर देता है, और बैक्टीरिया प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन, मतलब कि फूड प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए ये लोग क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन में, क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन में है। उसके बाद देखो,
समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ द लाइटनिंग। क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये क्या होता है, लाइटनिंग के थ्रू, जो बिजली होती है उसके थ्रू क्या होता है, सॉइल में कभी कभी फिक्स हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, फिक्स होता है। ये आप देख रहे हो, ये क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का है। और ये क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है तो ये क्या होता है, हमारा सॉइल में फिक्स हो जाता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन फिर भी जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, हमारा जो नाइट्रोजन का है जो अमाउंट है क्या है, 78%, वो क्या है, फिक्स होता है। यू मे वंडर हाउ, मतलब कि अगर हमारा लाइटनिंग की वजह से एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में अगर फिक्स हो जाता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। क्यों, वो सेम का सेम, कांस्टेंट का कांस्टेंट रहता है। तो इसके लिए क्या होता है, हम आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज द इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम देखते हैं आगे कि ये क्या होता है। अवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में, 78%। ठीक है, nitrogen is the one of the essential constituent of the all living organism as a part of protein, nucleic acid मतलब कि डीएनए एंड आरएनए एंड क्लोरोफिल समटाइम एंड सम विटामिन्स। मतलब नाइट्रोजन क्या है हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, एज वेल एज हम देखेंगे कि कुछ विटामिन के अंदर भी नाइट्रोजन एज अ पार्ट होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, और क्लोरोफिल के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। मेनली आप प्रोटीन में देखोगे तो प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स में क्या होते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। आप प्रोटीन की कॉन्स्टिट्यूट में आप देखोगे कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ऐसे ही आप अगर न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए और आरएनए की बात करोगे तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है, लाइक गुआनिन, एडेनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल्स। ये सब कुछ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही आप देखोगे क्लोरोफिल, जब क्लोरोफिल बनता है, क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है जो प्लांट को क्या देता है, ग्रीन कलर देता है, जो किसमें प्रेजेंट होता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल के अंदर भी आप देखोगे कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और कुछ विटामिन के अंदर भी क्या होता है, जैसे विटामिन सी हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, फिर हमारा विटामिन B12 हो गया, ऐसे कुछ विटामिन होते हैं जिसके अंदर भी आप देखोगे कि हमारा क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो आप देखो ये क्या है, ये नाइट्रोजन इज दी वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट। जैसे आप ये क्या देख रहे हो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख रहे हो, क्या है ये, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड, दिस इज द डीएनए। ये क्या है, हमारा डीएनए, और ये क्या है, हमारा आरएनए। डबल स्टैंडर्ड है इसलिए डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड इसलिए आरएनए। ठीक है, तो इसमें भी आप देखोगे कि हमारा क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एंड विटामिन लाइक विटामिन सी एंड विटामिन B12, इसके भी, इसमें भी क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ओके, अब देखते हैं हम। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट एंड एनिमल। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, भले ही वो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट या एनिमल उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उसको क्या होता है, डायरेक्टली यूज प्लांट और एनिमल नहीं कर सकते। तो क्या होता है, सर्टेन बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन algae present in the soil fix the nitrogen from the atmosphere and convert it into the compounds of nitrogen। क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, इसको लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, या फिर क्या होता है कुछ ब्लू ग्रीन algae है, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, हमारे सॉइल के अंदर क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, सॉइल के अंदर क्या किया, फिक्स किया, और उसको कन्वर्ट किया नाइट्रेट या नाइट्राइट में, यानी कि यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया। अब प्लांट इस फॉर्म को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, वंस द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल एंड थ्रू देयर रूट सिस्टम। क्या करेगा, सॉइल से प्लांट क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। देखा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है नाइट्राइट के फॉर्म में। नाइट्राइट के फॉर्म में जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया है बैक्टीरिया ने, तो प्लांट इसको क्या करेगा, यूज करेगा। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपोनेंट। अब ये नाइट्रोजन का प्लांट क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, प्लांट क्या करेगा, दूसरे अदर प्रोटीन्स बनाएगा, कुछ कंपोनेंट्स बनाएगा। एनिमल्स फीडिंग ऑन द प्लांट गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब एनिमल क्या करते हैं, प्लांट ने ये प्रोटीन बनाया, प्लांट के अंदर ये नाइट्रोजन है, अभी अभी एनिमल क्या करेंगे, ये प्लांट को खाएंगे, तो वो नाइट्रोजन का अमाउंट क्या होगा, नाइट्रोजन ये एनिमल की बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है ना, अब ये क्या हुआ, एनिमल की बॉडी के अंदर जाएगा। अब when the plant and animals die, अब प्लांट और एनिमल जब मर जाएंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। मतलब फिर से वही, प्लांट ने कंज्यूम किया, सबसे पहले नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में था, बैक्टीरिया ने उसको कन्वर्ट किया यूजेबल फॉर्म में,
प्लांट ने उसको यूज किया, प्लांट ने उसको यूज किया और अब क्या करा, अपना प्रोटीन बनाया और कुछ नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स बनाए। अब ऐसे प्लांट को एनिमल ने कंज्यूम किया। अब जब ये प्लांट और एनिमल जब मर जाएंगे तो क्या होगा, ये फिर से जो नाइट्रोजन उनकी बॉडी में प्रेजेंट है वो क्या होगा, सॉइल के अंदर मिक्स होगा। क्या होगा, सॉइल के अंदर क्या होगा, मिक्स होगा। ठीक है, ये मर गए। अब इनने क्या किया, बैक्टीरिया ने इसके ऊपर काम किया और इनको क्या किया, फिर से क्या किया, सॉइल के अंदर मिक्स करा। ठीक है, अब ये सॉइल के अंदर मिक्स किया, the converted nitrogenous compound and absorbed are absorbed by the plant again। और फिर से क्या होगा, सॉइल में नाइट्रोजन चले गया। अब ये प्लांट क्या करेगा, दूसरे प्लांट इसको फिर से यूज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द सॉइल एंड यूज फॉर देयर वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो ये क्या हो गया, एक साइकिल बन गया कि एटमोस्फेयर में था, बैक्टीरिया ने उसको फिक्स किया यूजेबल फॉर्म में, प्लांट ने उसको यूज किया, एनिमल ने उसको खाया। जब दोनों मर गए तब क्या हुआ कि फिर से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हेल्प से फिर से ये सॉइल के अंदर आया। अब ये नाइट्रोजन को फिर से क्या किया, दूसरे प्लांट ने एब्जॉर्ब किया। तो ये क्या हो गया, पूरा एक साइकिल चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक टाइप से दिस इज नोन एज द नाइट्रोजन साइकिल, दिस इज नोन एज द नाइट्रोजन साइकिल। इन सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ them to the nitrogen gas which goes back into the atmosphere। और कुछ नाइट्रोजन को बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, हमारे नाइट्रोजन गैस में उसको कन्वर्ट करके क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में उसको भेज देते हैं, वापस से क्या करते हैं, उसको एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो एटमॉस्फेयर में भी गैस का अमाउंट, नाइट्रोजन गैस का अमाउंट फिर से फिक्स हो गया। तो क्या होता है, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट द सम पार्ट ऑफ देम इनटू नाइट्रोजन गैस व्हिच गोस बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। वो क्या चले गया, फिर से एटमॉस्फेयर में चले गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने ये चैप्टर में क्या डिस्कस किया, हमने ये चैप्टर में डिस्कस किया अबाउट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने डिस्कस किया, वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, कैसे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखा, हमने फूड प्रिजर्वेशन की कुछ मेथड्स देखी, हमने नाइट्रोजन साइकिल देखा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड चैप्टर विच इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय।